अभी इस क्षण जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, आपके सिर के ऊपर से प्रकाश की अरबों किरणें गुजर रही हैं। दूर दराज की आकाश गंगाओं से आने वाली ये किरणें अरबों वर्षों की यात्रा करके यहाँ पहुंची हैं। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली सच्चाई है जो शायद आपको रात में नींद नहीं आने देगी। इस समय ब्रह्मांड में मौजूद 94% आकाश गंगाओं से आने वाला प्रकाश कभी भी आप तक नहीं पहुंचेगा, कभी नहीं। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली दूरबीन बना लें, चाहे आप कितने भी लाख वर्ष प्रतीक्षा करें, ये आकाश गंगाएं हमेशा के लिए अदृश्य रहेंगी। और सबसे भयावह बात, हर गुजरते सेकंड के साथ और अधिक आकाश गंगाएं इस अदृश्य सीमा को पार कर रही हैं। ये कोई तकनीकी सीमा नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम है जो हमें बता रहा है कि वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और रहस्यमय है। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल समुद्र में एक छोटी नाव पर बैठे हैं। चारों ओर अंतहीन पानी फैला है, लेकिन आपके चारों ओर एक अदृश्य वृत्त है, एक क्षितिज जिसके पार आप कभी नहीं देख सकते। अब कल्पना कीजिए कि यह क्षितिज धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। हर मिनट, हर सेकंड आपकी दृश्य दुनिया छोटी होती जा रही है। दूर के द्वीप एक एक करके गायब हो रहे हैं, ना इसलिए कि वे नष्ट हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपकी पहुंच से बाहर चले गए हैं। यही हमारे ब्रह्मांड के साथ हो रहा है, और इस घटना को समझने के लिए हमें एक सदी पहले के एक क्रांतिकारी खोज की ओर लौटना होगा। सन 1920 के दशक में माउंट विल्सन वेधशाला में एक युवा खगोल शास्त्री एडविन हबल रात रात भर आकाश का अध्ययन कर रहे थे। उस समय तक अधिकांश वैज्ञानिक मानते थे कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन हबल ने कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पाया कि दूर की आकाश गंगाओं से आने वाला प्रकाश लाल रंग की ओर खिसक रहा है। यह रेडशिफ्ट नामक घटना थी, और इसका मतलब केवल एक ही हो सकता था, ये आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक खोज यह थी कि जो आकाश गंगाएं जितनी दूर थीं, वे उतनी ही तेजी से दूर जा रही थीं। यह एक सीधा गणितीय संबंध था। हबल ने जो देखा था वह ब्रह्मांड के विस्तार का प्रत्यक्ष प्रमाण था। अंतरिक्ष स्वयं फैल रहा था, और इस विस्तार के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही थीं। ये ऐसा था जैसे ब्रह्मांड एक विशाल गुब्बारा है जो लगातार फूल रहा है, और उस पर बने बिंदु एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इस खोज ने विज्ञान की दुनिया में भूचाल ला दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में एक स्थिर ब्रह्मांड की कल्पना की थी, को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने बाद में इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कहा। ब्रह्मांड स्थिर नहीं था, वो गतिशील था, जीवंत था और लगातार बदल रहा था। अब आगे बढ़ते हैं सन 1998 में। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में दो अलग-अलग शोध दल सुपरनोवा विस्फोटों का अध्ययन कर रहे थे। ये विस्फोट इतने चमकीले होते हैं कि इन्हें अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इन सुपरनोवा का उपयोग ब्रह्मांडीय दूरियों को मापने के लिए किया। वे यह जानना चाहते थे कि ब्रह्मांड का विस्तार कितनी तेजी से हो रहा है और क्या गुरुत्वाकर्षण इसे धीमा कर रहा है। लेकिन जो उन्होंने पाया वह उनकी सभी अपेक्षाओं के विपरीत था। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा था, वो तेज हो रहा था। ये ऐसा था जैसे आपने एक गेंद को हवा में फेंका और गुरुत्वाकर्षण के कारण धीमी होने के बजाय वो और तेजी से ऊपर जाने लगी। ये भौतिकी के सभी ज्ञात नियमों के विरुद्ध था। इस खोज के लिए सॉल पर्लमटर, ब्रायन श्मिट और एडम रीस को सन 2011 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इस त्वरित विस्तार के पीछे क्या है? वैज्ञानिकों ने इसे डार्क एनर्जी का नाम दिया। यह एक रहस्यमय शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और अंतरिक्ष को तेजी से फैला रही है। हम नहीं जानते कि यह क्या है, हम नहीं जानते कि यह कहां से आती है, लेकिन हम जानते हैं कि यह ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का लगभग 68% है, और यह हमारे ब्रह्मांडीय भविष्य को निर्धारित कर रही है। अब यहाँ वह बिंदु आता है जो सब कुछ बदल देता है। प्रकाश की गति ब्रह्मांड में सबसे तेज गति है। यह लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कुछ भी इससे तेज नहीं जा सकता। यह भौतिकी का एक मौलिक नियम है।
लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। ये नियम केवल अंतरिक्ष के भीतर गति पर लागू होता है। अंतरिक्ष स्वयं कितनी तेजी से फैल सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप एक चलती हुई सड़क पर खड़े हैं, जैसे हवाई अड्डे में होती है। आप अधिकतम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो सड़क स्वयं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही है, तो चाहे आप कितनी भी तेजी से दौड़ें, आप कभी भी सड़क के दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। वास्तव में आप पीछे की ओर जाते रहेंगे। यही ब्रह्मांड में हो रहा है। दूर की आकाश गंगाओं से निकलने वाला प्रकाश प्रकाश की गति से हमारी ओर यात्रा कर रहा है, लेकिन उन आकाश गंगाओं और हमारे बीच का अंतरिक्ष इतनी तेजी से फैल रहा है कि वह प्रकाश हमारे करीब नहीं आ पा रहा। वास्तव में वह और दूर जा रहा है। यह एक दौड़ है जो प्रकाश कभी नहीं जीत सकता। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलशास्त्री अब्राहम लोएब ने इस घटना का गहन अध्ययन किया है। उनकी गणनाओं के अनुसार इस समय ब्रह्मांड में मौजूद लगभग 2 ट्रिलियन आकाशगंगाओं में से केवल 6% ही हमारी पहुंच में हैं। बाकी 94% पहले से ही एक अदृश्य सीमा के पार हैं। उनसे आने वाला प्रकाश कभी भी हम तक नहीं पहुंचेगा। इस अदृश्य सीमा को ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज कहा जाता है। ये एक काल्पनिक गोला है जो हमारे चारों ओर है। इस गोले के भीतर की आकाशगंगाओं से प्रकाश हम तक पहुंच सकता है। इस गोले के बाहर की आकाशगंगाओं से प्रकाश कभी नहीं पहुंचेगा। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह गोला सिकुड़ रहा है। हर सेकंड हजारों आकाशगंगाएं इस सीमा को पार कर रही हैं और हमेशा के लिए अदृश्य हो रही हैं। आइए इसे संख्याओं में समझें। अभी इस क्षण हमारा अवलोकनीय ब्रह्मांड लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष व्यास का है। यह वह दूरी है जहां तक का प्रकाश हम तक पहुंच सकता है। लेकिन वास्तविक ब्रह्मांड इससे कहीं अधिक बड़ा है। कितना बड़ा हम नहीं जानते, शायद अनंत। लेकिन हम जानते हैं कि हम केवल एक छोटे से हिस्से को ही देख सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप आज रात आकाश में देखें और एक दूर की आकाशगंगा को देखें, तो आप उसे वैसे देख रहे हैं जैसी वो अरबों वर्ष पहले थी। प्रकाश को उस आकाशगंगा से यहां तक आने में अरबों वर्ष लगे हैं। लेकिन उस समय के दौरान अंतरिक्ष का विस्तार हुआ है, तो वो आकाशगंगा अब जहां है वो उससे कहीं अधिक दूर है जहां से उसका प्रकाश निकला था। और अगर वो आकाशगंगा घटना क्षितिज के पार है, तो उसकी वर्तमान स्थिति से निकलने वाला कोई भी प्रकाश कभी भी हम तक नहीं पहुंचेगा। यह एक अजीब और असहज विचार है। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, प्रत्येक में अरबों तारे हैं और संभवतः खरबों ग्रह हैं। उनमें से अधिकांश हमारे लिए हमेशा के लिए अज्ञात रहेंगे, न केवल इसलिए कि हमारे पास उन्हें देखने की तकनीक नहीं है, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड के मौलिक नियम ही हमें उन्हें देखने से रोकते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भौतिक विज्ञानी मैक्स टेगमार्क ने इस विषय पर व्यापक शोध किया है। उनके अनुसार हम एक ब्रह्मांडीय द्वीप पर रहते हैं। हमारे चारों ओर एक विशाल अज्ञात महासागर है और हर गुजरते दिन के साथ हमारा द्वीप छोटा होता जा रहा है। दूर के तट एक एक करके क्षितिज के पार गायब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है। ये प्रक्रिया केवल दूर की आकाशगंगाओं तक सीमित नहीं है। हमारे अपने स्थानीय समूह में, जिसमें मिल्की वे, एंड्रोमेडा और लगभग 50 अन्य छोटी आकाशगंगाएं हैं, गुरुत्वाकर्षण अभी भी प्रभावी है। ये आकाशगंगाएं एक दूसरे से बंधी हुई हैं। लेकिन इस समूह के बाहर की लगभग सभी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। और जो आकाशगंगाएं अभी हमारी पहुंच में हैं, वे भी धीरे धीरे सीमा की ओर बढ़ रही हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल पुस्तकालय में हैं। इस पुस्तकालय में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान है। हर किताब एक आकाशगंगा का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन अचानक किताबें गायब होने लगती हैं। पहले दूर की अलमारियों से, फिर करीब की अलमारियों से। आप जितनी तेजी से पढ़ सकते हैं, उससे कहीं अधिक तेजी से किताबें गायब हो रही हैं। और एक दिन केवल आपके हाथ में जो किताब है वही बचेगी। बाकी सब कुछ हमेशा के लिए खो जाएगा। यही हमारे ब्रह्मांडीय ज्ञान के साथ हो रहा है। अब आइए इस घटना के दीर्घकालिक परिणामों को समझें।
आज से लगभग 100 अरब वर्ष बाद हमारे स्थानीय समूह के बाहर की सभी आकाशगंगाएं घटना क्षितिज के पार होंगी। अगर उस समय कोई सभ्यता हमारी आकाशगंगा में विकसित होती है और आकाश का अध्ययन करती है, तो वे क्या देखेंगे? वे केवल अपने स्थानीय समूह की आकाशगंगाओं को देखेंगे। बाकी ब्रह्मांड पूरी तरह से काला होगा। कोई दूर की आकाशगंगाएं नहीं, कोई ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण नहीं, कोई सबूत नहीं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। वे वैज्ञानिक चाहे कितने भी बुद्धिमान हों, यह निष्कर्ष निकालेंगे कि ब्रह्मांड केवल उनके स्थानीय समूह तक सीमित है। वे बिग बैंग के बारे में नहीं जान पाएंगे, वे डार्क एनर्जी के बारे में नहीं जान पाएंगे, वे ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में नहीं जान पाएंगे। उनके लिए ब्रह्मांड एक छोटा स्थिर स्थान होगा और वे कभी नहीं जान पाएंगे कि वे कितना कुछ खो चुके हैं। यह विचार हमें एक गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या हम भी कुछ खो चुके हैं? क्या ब्रह्मांड के बारे में कुछ मौलिक सच्चाइयां हैं जो पहले से ही हमारी पहुंच से बाहर हैं? क्या हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब ब्रह्मांड अभी भी अपने रहस्यों को प्रकट कर रहा है, लेकिन वो खिड़की धीरे धीरे बंद हो रही है? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के खगोल शास्त्री लॉरेंस क्रॉस ने इस विषय पर एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। उनके अनुसार हम एक विशेषाधिकार प्राप्त युग में रह रहे हैं। हम ब्रह्मांड के इतिहास में उस संक्षिप्त अवधि में हैं जब हम अभी भी दूर की आकाशगंगाओं को देख सकते हैं, ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण को माप सकते हैं और ब्रह्मांड के विस्तार को समझ सकते हैं। ये खिड़की हमेशा के लिए खुली नहीं रहेगी। अब सोचिए, अगर हम 100 वर्ष पहले पैदा हुए होते तो हम हबल की खोज से पहले होते। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अगर हम 50 वर्ष पहले पैदा हुए होते तो हम ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण की खोज से पहले होते। हर नई पीढ़ी ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया सीखती है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियां क्या सीखेंगी या वे क्या नहीं सीख पाएंगी? ये केवल एक सैद्धांतिक चिंता नहीं है, ये हमारे ज्ञान की सीमाओं के बारे में एक मौलिक प्रश्न है। विज्ञान इस धारणा पर आधारित है कि हम अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। लेकिन अगर ब्रह्मांड का अधिकांश भाग हमारे अवलोकन से परे है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी समझ पूर्ण है? हम कैसे जान सकते हैं कि हम कोई महत्वपूर्ण टुकड़ा नहीं खो रहे हैं? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी पॉल स्टेनहार्ट ने इस समस्या को ब्रह्मांडीय अंधता कहा है। हम केवल वही देख सकते हैं जो हमारी घटना क्षितिज के भीतर है, लेकिन ब्रह्मांड उससे कहीं अधिक बड़ा और जटिल हो सकता है। हम एक अंधे व्यक्ति की तरह हैं जो हाथी के एक छोटे से हिस्से को छू रहा है और पूरे हाथी की कल्पना करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल है। अगर ब्रह्मांड का 94% हमारी पहुंच से बाहर है, तो क्या वहां जीवन हो सकता है? क्या वहां सभ्यताएं हो सकती हैं? क्या वहां बुद्धिमान प्राणी हो सकते हैं जो हमारी तरह ही आकाश को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वे अकेले हैं या नहीं? सांख्यिकीय रूप से संभावना बहुत अधिक है। अगर हमारे अवलोकनीय ब्रह्मांड में 200 अरब आकाशगंगाएं हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में शायद 3 ट्रिलियन से अधिक हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। प्रत्येक तारे के पास संभवतः ग्रह हैं। जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियां शायद दुर्लभ नहीं हैं। तो यह मानना तर्कसंगत है कि वहां कहीं उन अदृश्य आकाशगंगाओं में जीवन है। शायद बुद्धिमान जीवन, शायद उन्नत सभ्यताएं, लेकिन हम उनसे कभी संपर्क नहीं कर पाएंगे। हम उनके बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। वे हमारे बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। हम ब्रह्मांडीय रूप से अलग-थलग हैं। यह अलगाव केवल दूरी के कारण नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की मौलिक संरचना के कारण है। हम अलग-अलग ब्रह्मांडीय द्वीपों पर रहते हैं और हमारे बीच का महासागर इतना विशाल है कि कोई भी संकेत, कोई भी संदेश कभी भी उस खाई को पार नहीं कर सकता। यह एक प्रकार की ब्रह्मांडीय त्रासदी है। ब्रह्मांड जीवन से भरा हो सकता है, लेकिन वह जीवन हमेशा के लिए अलग-थलग रहेगा। प्रत्येक सभ्यता अपने छोटे से द्वीप पर अकेली होगी, आकाश को देखते हुए और सोचते हुए कि क्या वहां कोई और है, और जवाब हो सकता है हाँ, लेकिन हम कभी नहीं जान पाएंगे। अब आइए इस घटना के एक और पहलू को समझें। ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज केवल अंतरिक्ष की सीमा नहीं है, यह समय की भी सीमा है। जब हम दूर की आकाश गंगाओं को देखते हैं तो हम समय में पीछे देख रहे हैं।
सबसे दूर की आकाशगंगाएं जो हम देख सकते हैं वे ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों से हैं, बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन वर्ष बाद। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है जो हमारे मस्तिष्क को मोड़ देता है। जब हम 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर की एक आकाशगंगा को देखते हैं तो हम उसे वैसे देख रहे हैं जैसी वह 13 अरब वर्ष पहले थी। लेकिन उस समय के दौरान अंतरिक्ष का विस्तार हुआ है। तो वह आकाशगंगा अब कहाँ है? वह अब लगभग 36 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। और अगर हम उसकी वर्तमान स्थिति से एक संकेत भेजना चाहें तो वह संकेत कभी भी वहां नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारे और उसके बीच का अंतरिक्ष प्रकाश की गति से भी तेजी से फैल रहा है। यह ऐसा है जैसे आप एक नदी में तैर रहे हैं। आप किनारे की ओर तैर रहे हैं, लेकिन नदी की धारा इतनी तेज है कि आप वास्तव में किनारे से दूर जा रहे हैं। आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन धारा आपसे अधिक शक्तिशाली है। यही प्रकाश के साथ हो रहा है। वो अपनी अधिकतम गति से यात्रा कर रहा है, लेकिन अंतरिक्ष का विस्तार उससे भी तेज है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के खगोल भौतिकीविद मार्टिन रीस ने इस घटना को ब्रह्मांडीय प्रकाश जाल कहा है। प्रकाश एक अदृश्य जाल में फंसा हुआ है, हमारी ओर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी नहीं पहुंच पाता। और हर गुजरते क्षण के साथ यह जाल और अधिक आकाशगंगाओं को पकड़ लेता है। अब आइए एक विचार प्रयोग करें। कल्पना कीजिए कि आप एक अंतरिक्ष यान में बैठे हैं जो प्रकाश की गति से यात्रा कर सकता है। आप तय करते हैं कि आप एक दूर की आकाशगंगा की यात्रा करेंगे जो घटना क्षितिज के ठीक किनारे पर है। आप अपना इंजन चालू करते हैं और प्रकाश की गति से उस आकाशगंगा की ओर बढ़ने लगते हैं। क्या होगा? आप कभी भी वहां नहीं पहुंचेंगे। वास्तव में आप उससे और दूर होते जाएंगे, क्योंकि आपके और उस आकाशगंगा के बीच का अंतरिक्ष आपकी यात्रा की गति से भी तेजी से फैल रहा है। यह एक ऐसी दौड़ है जिसे आप कभी नहीं जीत सकते। यह एक ऐसी मंजिल है जो हमेशा आपकी पहुंच से बाहर रहेगी। यह भौतिकी का एक क्रूर मजाक है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात है, ये केवल दूर की आकाशगंगाओं की समस्या नहीं है, यह हमारे अपने भविष्य की समस्या है। अभी इस क्षण हमारे स्थानीय समूह के बाहर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और हर सेकंड कुछ आकाशगंगाएं उस बिंदु को पार कर रही हैं जहां से वापसी संभव नहीं है। वे घटना क्षितिज को पार कर रही हैं और हमेशा के लिए गायब हो रही हैं। येल यूनिवर्सिटी के खगोलशास्त्री प्रियमवदा नटराजन ने इस प्रक्रिया की दर की गणना की है। उनके अनुसार हर सेकंड लगभग 20,000 आकाशगंगाएं हमारी पहुंच से बाहर जा रही हैं। हर मिनट लगभग 12 लाख आकाशगंगाएं। हर घंटे लगभग 7 करोड़ आकाशगंगाएं। यह एक विशाल, अथक, अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है और हम इसे रोक नहीं सकते। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल रेगिस्तान में खड़े हैं। आपके चारों ओर रेत के टीले हैं जहां तक आंख देख सकती है, लेकिन एक तेज हवा चल रही है और वो रेत को उड़ा रही है। धीरे धीरे टीले गायब हो रहे हैं। पहले दूर के टीले, फिर करीब के टीले। आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन आप इसे रोक नहीं सकते। आप केवल देख सकते हैं कि आपकी दुनिया छोटी होती जा रही है। यही हमारे ब्रह्मांड के साथ हो रहा है। अब आइए इस घटना के गणितीय पहलू को समझें। ब्रह्मांड का विस्तार हबल स्थिरांक द्वारा वर्णित किया जाता है। वर्तमान में यह मान लगभग 70 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक है। इसका मतलब है कि प्रत्येक मेगापार्सेक दूरी के लिए, जो लगभग 33 लाख प्रकाश वर्ष है, अंतरिक्ष 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से फैल रहा है। अब अगर आप इस गणना को दूर की आकाशगंगाओं पर लागू करें तो आप पाएंगे कि एक निश्चित दूरी के बाद अंतरिक्ष के विस्तार की गति प्रकाश की गति से अधिक हो जाती है। ये दूरी लगभग 14 अरब प्रकाश वर्ष है। इसे हबल दूरी कहा जाता है। इस दूरी से परे की आकाशगंगाएं प्रकाश की गति से भी तेजी से हमसे दूर जा रही हैं। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बिंदु है। हबल दूरी और घटना क्षितिज एक ही चीज नहीं है। हबल दूरी वो बिंदु है जहां अंतरिक्ष के विस्तार की गति प्रकाश की गति के बराबर हो जाती है, लेकिन घटना क्षितिज वो बिंदु है जहां से प्रकाश कभी भी हम तक नहीं पहुंच सकता। और ये दोनों अलग अलग दूरियां हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो हबल दूरी के पार से निकलता है वो पहले हमसे दूर जाता है, लेकिन जैसे जैसे वह यात्रा करता है
वह अंतरिक्ष के उन क्षेत्रों में प्रवेश करता है जो कम तेजी से फैल रही हैं, और अंततः अगर पर्याप्त समय हो तो वह हम तक पहुंच सकता है। लेकिन घटना क्षितिज के पार से आने वाला प्रकाश कभी भी उस बिंदु तक नहीं पहुंच सकता जहां विस्तार की गति प्रकाश की गति से कम हो। वह हमेशा के लिए फंसा रहता है। यह एक जटिल गणितीय अवधारणा है, लेकिन इसका सार सरल है। ब्रह्मांड में एक सीमा है, एक अदृश्य रेखा, जिसके पार से कोई भी सूचना, कोई भी प्रकाश, कोई भी संकेत कभी भी हम तक नहीं पहुंच सकता। और ये सीमा समय के साथ बदल रही है, ये सिकुड़ रही है, और हर गुजरते क्षण के साथ अधिक से अधिक ब्रह्मांड हमारी पहुंच से बाहर जा रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी एंड्री लिंडे ने इस घटना को ब्रह्मांडीय विस्मृति कहा है। ब्रह्मांड अपने अतीत को भूल रहा है। दूर की आकाशगंगाएं, जो ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास के गवाह हैं, एक एक करके गायब हो रही हैं, और भविष्य में जब वे सभी चली जाएंगी तो ब्रह्मांड का इतिहास भी उनके साथ चला जाएगा। अब आइए एक और गहरे प्रश्न पर विचार करें। अगर ब्रह्मांड का अधिकांश भाग हमारी पहुंच से बाहर है, तो क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड को समझ सकते हैं? क्या हम उसके मौलिक नियमों को जान सकते हैं? या हम केवल एक छोटे से नमूने को देख रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड के बारे में निष्कर्ष निकाल रहे हैं? ये एक वैध चिंता है। विज्ञान आगमनात्मक तर्क पर आधारित है। हम अवलोकन करते हैं, पैटर्न खोजते हैं और सामान्य नियम बनाते हैं। लेकिन अगर हमारे अवलोकन केवल ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से तक सीमित हैं, तो हमारे नियम कितने सार्वभौमिक हैं? क्या भौतिकी के नियम पूरे ब्रह्मांड में समान हैं, या वे केवल हमारे अवलोकनीय ब्रह्मांड में समान? अधिकांश भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि भौतिकी के मौलिक नियम सार्वभौमिक हैं। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, मजबूत और कमजोर परमाणु बल, ये सभी पूरे ब्रह्मांड में समान होने चाहिए। लेकिन हम इसे कैसे सत्यापित कर सकते हैं? हम उन क्षेत्रों का अवलोकन नहीं कर सकते जो हमारी पहुंच से बाहर हैं। हम केवल मान सकते हैं कि नियम समान हैं। ये धारणा तर्कसंगत है। अगर भौतिकी के नियम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते तो ब्रह्मांड अराजक होता। लेकिन हम जो देखते हैं वह एक व्यवस्थित, पूर्वानुमानित ब्रह्मांड है। दूर की आकाशगंगाएं उन्हीं नियमों का पालन करती हैं जो हमारी आकाशगंगा करती है। तारे उसी तरह से चमकते हैं, परमाणु उसी तरह से व्यवहार करते हैं। यह सुझाव देता है कि भौतिकी के नियम वास्तव में सार्वभौमिक हैं। लेकिन फिर भी एक संदेह बना रहता है। क्या हम निश्चित हो सकते हैं? क्या कोई ऐसी घटना हो सकती है जो केवल घटना क्षितिज के पार होती है? क्या कोई ऐसा भौतिकी का पहलू हो सकता है जो हमारे अवलोकन से परे है? कुछ सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी इस संभावना का पता लगा रहे हैं। उदाहरण के लिए, मल्टीवर्स सिद्धांत सुझाव देता है कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक है। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने भौतिकी के नियम हो सकते हैं, लेकिन ये अन्य ब्रह्मांड हमारी पहुंच से पूरी तरह बाहर हैं। हम उन्हें कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं माप सकते, कभी नहीं सत्यापित कर सकते। तो क्या यह विज्ञान है या दर्शन? यह प्रश्न विज्ञान की सीमाओं के बारे में एक गहरी बहस को जन्म देता है। विज्ञान अवलोकन और प्रयोग पर आधारित है, लेकिन अगर कुछ चीजें सिद्धांत रूप में अवलोकनीय नहीं हैं, तो क्या हम उनके बारे में वैज्ञानिक दावे कर सकते हैं, या हम दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दार्शनिक और भौतिक विज्ञानी डेविड एल्बर्ट ने इस मुद्दे पर व्यापक लेखन किया है। उनके अनुसार विज्ञान और दर्शन के बीच की रेखा धुंधली हो रही है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की सीमाओं का पता लगाते हैं, हम ऐसे प्रश्नों का सामना करते हैं जो केवल वैज्ञानिक नहीं हैं, बल्कि दार्शनिक भी हैं। क्या वास्तविकता केवल वही है जो हम देख सकते हैं, या वास्तविकता हमारे अवलोकन से स्वतंत्र है? ये प्रश्न हमें प्राचीन भारतीय दर्शन की ओर ले जाता है। वैदिक परंपरा में अव्यक्त की अवधारणा है। अव्यक्त का अर्थ है वो जो प्रकट नहीं है, जो अनुभव से परे है, जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। ये वास्तविकता का वो पहलू है जो हमेशा छिपा रहता है, हमेशा रहस्यमय रहता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। यह अव्यक्त है, ये अचिंत्य है, ये अविकारी है। ये वास्तविकता का वो आयाम है जो मन और इंद्रियों से परे है। और शायद ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज के पार जो कुछ भी है वो आधुनिक विज्ञान का अव्यक्त है। ये एक गहरा समानांतर है।
प्राचीन ऋषियों ने समझा था कि वास्तविकता का एक हिस्सा हमेशा अज्ञात रहेगा। उन्होंने इसे स्वीकार किया, इसे गले लगाया और इसे अपने दर्शन का हिस्सा बनाया। और अब हजारों वर्षों बाद आधुनिक विज्ञान उसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। ब्रह्मांड का एक हिस्सा हमेशा अज्ञात रहेगा, न केवल इसलिए कि हमारे पास पर्याप्त तकनीक नहीं है, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड की मौलिक संरचना ही इसे अज्ञात बनाती है। उपनिषदों में एक प्रसिद्ध श्लोक है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां शब्द और मन वापस लौट आते हैं बिना पहुंचे। ये उस परम वास्तविकता का वर्णन है जो भाषा और विचार से परे है। और शायद घटना क्षितिज के पार का ब्रह्मांड भी ऐसा ही है, एक ऐसा क्षेत्र जहां हमारे अवलोकन, हमारे माप, हमारे सिद्धांत सभी वापस लौट आते हैं बिना पहुंचे। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। वैदिक दर्शन में अव्यक्त को आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से जाना जा सकता है। ध्यान, योग और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से एक व्यक्ति उस वास्तविकता को अनुभव कर सकता है जो इंद्रियों से परे है। लेकिन विज्ञान में अगर कुछ अवलोकनीय नहीं है तो वह विज्ञान के दायरे से बाहर है। विज्ञान केवल उसी के बारे में बात कर सकता है जो मापा जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है, सत्यापित किया जा सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि विज्ञान की सीमाएं हैं? हाँ, निश्चित रूप से। विज्ञान एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह सर्वशक्तिमान नहीं है। यह हमें ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं। और शायद यह स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जान सकते विनम्रता का एक रूप है। ये अहंकार से मुक्ति है कि मनुष्य सब कुछ समझ सकता है, सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। अब आइए इस घटना के व्यावहारिक निहितार्थों पर विचार करें। अगर हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का अधिकांश भाग हमारी पहुंच से बाहर है, तो इसका हमारी खोज पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें अभी भी दूर की आकाशगंगाओं का अध्ययन करना चाहिए? क्या हमें अभी भी शक्तिशाली दूरबीन बनानी चाहिए? उत्तर है हाँ, निश्चित रूप से। भले ही हम ब्रह्मांड के केवल एक छोटे से हिस्से को देख सकते हैं, वो हिस्सा अभी भी विशाल और रहस्यमय है। हमारे अवलोकनीय ब्रह्मांड में 200 अरब आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। प्रत्येक तारे के पास संभवतः ग्रह हैं। ये अध्ययन के लिए पर्याप्त से अधिक है। हम अभी भी ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, भले ही हम उसके सभी हिस्सों को नहीं देख सकते। वास्तव में ये जानना कि हमारी सीमाएं हैं हमें और अधिक केंद्रित बनाता है। हम जानते हैं कि हमारे पास सीमित समय है। हर गुजरते दिन के साथ अधिक आकाशगंगाएं हमारी पहुंच से बाहर जा रही हैं। तो हमें अभी अध्ययन करना होगा, हमें अभी अवलोकन करना होगा, हमें अभी डेटा एकत्र करना होगा, क्योंकि भविष्य में यह अवसर नहीं रहेगा। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसे समझते हैं, इसलिए वे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे शक्तिशाली उपकरण बना रहे हैं। ये दूरबीन ब्रह्मांड के सबसे दूर के कोनों को देख सकती है, उन आकाशगंगाओं को जो बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन वर्ष बाद बनी। ये हमें ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास की एक झलक देती है, और ये झलक अमूल्य है, क्योंकि भविष्य में ये आकाशगंगाएं हमारी पहुंच से बाहर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल है। अगर हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का अधिकांश भाग हमारी पहुंच से बाहर है, तो इसका हमारे अस्तित्व के अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, या वहां अन्य सभ्यताएं हैं जिनसे हम कभी संपर्क नहीं कर पाएंगे? ये प्रश्न फर्मी विरोधाभास से जुड़ा है। भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने पूछा था, अगर ब्रह्मांड में इतनी सारी आकाशगंगाएं और तारे हैं, तो हमने अभी तक किसी अन्य सभ्यता से संपर्क क्यों नहीं किया? कई संभावित उत्तर हैं। शायद बुद्धिमान जीवन बहुत दुर्लभ है, शायद सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं, शायद वे संपर्क नहीं करना चाहती। लेकिन अब हमारे पास एक और संभावित उत्तर है। शायद अन्य सभ्यताएं हैं, लेकिन वे घटना क्षितिज के पार हैं। वे इतनी दूर हैं कि उनसे कोई भी संकेत कभी भी हम तक नहीं पहुंच सकता, और हमसे कोई भी संकेत कभी भी उन तक नहीं पहुंच सकता। हम ब्रह्मांडीय रूप से अलग-थलग हैं, न केवल दूरी के कारण, बल्कि ब्रह्मांड की मौलिक संरचना के कारण। यह एक उदास विचार है। ब्रह्मांड जीवन से भरा हो सकता है, लेकिन वह जीवन हमेशा के लिए अलग-थलग रहेगा। प्रत्येक सभ्यता अपने छोटे से द्वीप पर अकेली होगी, आकाश को देखते हुए और सोचते हुए कि क्या वहां कोई और है? और जवाब हो सकता है हाँ, लेकिन हम कभी नहीं जान पाएंगे।
हम कभी नहीं मिल पाएंगे, हम कभी नहीं बात कर पाएंगे, हम हमेशा के लिए अजनबी रहेंगे। लेकिन शायद इस अकेलेपन में एक सुंदरता है। शायद ये हमें अपने अस्तित्व की दुर्लभता और कीमती प्रकृति की याद दिलाता है। हम इस विशाल विस्तारित ब्रह्मांड में एक छोटे से द्वीप पर हैं। हमारे पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, और शायद ये हमें एक दूसरे की अधिक सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। शायद ये हमें अधिक दयालु, अधिक करुणामय, अधिक जुड़ा हुआ बनाता है। कार्ल सागन ने एक बार कहा था, ब्रह्मांड हमें विनम्र बनाता है और चरित्र निर्माण करता है। और शायद ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज की खोज हमें और अधिक विनम्र बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब कुछ नहीं जान सकते, सब कुछ नहीं देख सकते, सब कुछ नहीं नियंत्रित कर सकते। ये हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड हमसे बड़ा है, रहस्यमय है और अंततः अज्ञेय है। अब आइए इस घटना के एक और पहलू पर विचार करें। ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज केवल अंतरिक्ष की सीमा नहीं है, ये समय की भी सीमा है। जब हम दूर की आकाशगंगाओं को देखते हैं तो हम समय में पीछे देख रहे हैं। सबसे दूर की आकाशगंगाएं जो हम देख सकते हैं वे ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों से हैं। लेकिन हम बिग बैंग को सीधे नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि बिग बैंग के बाद के पहले 3,80,000 वर्षों तक ब्रह्मांड अपारदर्शी था। यह इतना गर्म और घना था कि प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकता था। ये लगातार परमाणुओं से टकरा रहा था और बिखर रहा था। केवल जब ब्रह्मांड पर्याप्त ठंडा हो गया तब प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा करने लगा। और वह प्रकाश आज हम तक पहुंचता है ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण के रूप में। तो ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण हमारी समय की सीमा है। हम इससे पहले नहीं देख सकते। यह एक अपारदर्शी पर्दा है जो ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती क्षणों को छिपाता है। हम गणितीय मॉडल बना सकते हैं, हम सिद्धांत विकसित कर सकते हैं, लेकिन हम सीधे अवलोकन नहीं कर सकते। यह एक और प्रकार की सीमा है, एक और प्रकार का घटना क्षितिज। लेकिन वैज्ञानिक हार नहीं मान रहे हैं। वे गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग करके इस सीमा को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगें अंतरिक्ष समय में लहरें हैं जो बड़े पैमाने की घटनाओं जैसे ब्लैक होल के विलय द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें पदार्थ के माध्यम से बिना बिखरे यात्रा कर सकती हैं। तो सिद्धांत रूप में हम बिग बैंग से आने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगा सकते हैं, भले ही हम प्रकाश नहीं देख सकते। यह एक रोमांचक संभावना है। अगर हम बिग बैंग से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगा सकते हैं तो हम ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती क्षणों के बारे में सीख सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, यह कैसे विकसित हुआ और यह कहाँ जा रहा है। यह ब्रह्मांड विज्ञान में एक क्रांति होगी, लेकिन यह आसान नहीं है। गुरुत्वाकर्षण तरंगें बेहद कमजोर हैं। उन्हें पकड़ने के लिए अत्यंत संवेदनशील उपकरणों की आवश्यकता होती है। लाइगो और वर्गो जैसी वेधशालाएं पहले से ही गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगा रही हैं। लेकिन ये ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के विलय से आने वाली तरंगें हैं। बिग बैंग से आने वाली तरंगें और भी कमजोर होंगी। उन्हें पकड़ने के लिए अगली पीढ़ी के उपकरणों की आवश्यकता होगी। और भले ही हम उन्हें पकड़ लें, हम अभी भी बिग बैंग के पहले क्षण को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बिग बैंग के पहले क्षण में ब्रह्मांड इतना गर्म और घना था कि हमारे भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। हम नहीं जानते कि उस समय क्या हुआ, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। ये एक और सीमा है, एक और अज्ञात क्षेत्र। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में कई प्रकार की सीमाएं हैं। अंतरिक्ष की सीमा, समय की सीमा, ज्ञान की सीमा। और ये सीमाएं हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड रहस्यमय है, जटिल है और अंततः अज्ञेय है। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं सीख सकते। और शायद ये ठीक है, शायद रहस्य ही ब्रह्मांड को इतना आकर्षक बनाता है। अब आइए इस घटना के दार्शनिक निहितार्थों पर गहराई से विचार करें। ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज हमें वास्तविकता की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या वास्तविकता केवल वही है जो हम देख सकते हैं, या वास्तविकता हमारे अवलोकन से स्वतंत्र है? यह एक प्राचीन दार्शनिक प्रश्न है। बर्कले जैसे आदर्शवादी दार्शनिकों ने तर्क दिया कि वास्तविकता केवल धारणा में मौजूद है। अगर कोई इसे नहीं देख रहा है तो यह मौजूद नहीं है। लेकिन यथार्थवादी दार्शनिकों ने तर्क दिया कि वास्तविकता हमारे अवलोकन से स्वतंत्र है।
चीजें मौजूद हैं, चाहे हम उन्हें देखें या नहीं। ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज इस बहस में एक नया आयाम जोड़ता है। घटना क्षितिज के पार की आकाशगंगाएं मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें कभी नहीं देख सकते। तो क्या वे वास्तविक हैं? अधिकांश वैज्ञानिक कहेंगे हाँ, वे मौजूद हैं, भले ही हम उन्हें नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम उन्हें कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं माप सकते, कभी नहीं सत्यापित कर सकते, तो उनके अस्तित्व का क्या अर्थ है? ये एक गहरा प्रश्न है और इसका कोई आसान उत्तर नहीं है। लेकिन शायद ये प्रश्न ही महत्वपूर्ण है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविकता क्या है, ज्ञान क्या है और अस्तित्व का क्या अर्थ है। और शायद इन प्रश्नों का कोई अंतिम उत्तर नहीं है। शायद ये प्रश्न हमेशा खुले रहेंगे, हमेशा रहस्यमय रहेंगे। वैदिक दर्शन में इस प्रकार के प्रश्नों को अव्याकृत कहा जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं दिया जा सकता या जिनका उत्तर देना उपयोगी नहीं है। बुद्ध ने भी इस प्रकार के प्रश्नों को अव्याकृत प्रश्न कहा और उन्हें अनुत्तरित छोड़ दिया। उनका तर्क था कि ये प्रश्न आध्यात्मिक प्रगति में सहायक नहीं है। इसके बजाय हमें उन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो व्यावहारिक हैं, जो हमें दुख से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। शायद ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज के बारे में प्रश्न भी इसी श्रेणी में आते हैं। हम पूछ सकते हैं कि घटना क्षितिज के पार क्या है, लेकिन हम कभी नहीं जान पाएंगे। तो शायद यह प्रश्न पूछना व्यर्थ है। इसके बजाय हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हम जान सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मानव जिज्ञासा हमें इन प्रश्नों को पूछने के लिए प्रेरित करती है। हम सीमाओं को धक्का देना चाहते हैं, अज्ञात का पता लगाना चाहते हैं, रहस्यों को सुलझाना चाहते हैं। और शायद यही हमें मानव बनाता है, यही हमें जिज्ञासु, रचनात्मक और साहसी बनाता है। तो भले ही हम ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को नहीं सुलझा सकते, हम कोशिश करना जारी रखेंगे। हम अवलोकन करना जारी रखेंगे, प्रयोग करना जारी रखेंगे, सिद्धांत बनाना जारी रखेंगे। और हर नई खोज, हर नई अंतर्दृष्टि हमें ब्रह्मांड के करीब लाती है, भले ही हम कभी भी पूरी तरह से नहीं पहुंच सकते। और शायद यही यात्रा का सौंदर्य है। मंजिल नहीं बल्कि यात्रा, ज्ञान नहीं बल्कि खोज, उत्तर नहीं बल्कि प्रश्न। ब्रह्मांड हमें एक अंतहीन यात्रा पर आमंत्रित करता है, एक यात्रा जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन जो हर कदम पर आश्चर्य और रहस्य से भरी है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां विज्ञान और दर्शन का संगम होता है, जहां गणित की भाषा समाप्त होती है और अनुभव की भाषा शुरू होती है। लेकिन इससे पहले कि हम उस गहरे दार्शनिक सागर में उतरें, हमें एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग को समझना होगा जो हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देता है। सन 2013 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्लैंक उपग्रह ने ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण का अब तक का सबसे विस्तृत मानचित्र जारी किया। यह मानचित्र ब्रह्मांड के शिशु अवस्था की एक तस्वीर है, जब वह केवल 3,80,000 वर्ष पुराना था। इस मानचित्र में छोटे छोटे तापमान के उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, जो बाद में आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों में विकसित हुए। लेकिन इस मानचित्र में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो वैज्ञानिकों की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता था। मानचित्र के एक हिस्से में एक विशाल ठंडा स्थान था जो सामान्य से बहुत बड़ा था। इसे कोल्ड स्पॉट कहा गया और इसकी व्याख्या करना मुश्किल था। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि यह एक सुपरवॉइड हो सकता है, अंतरिक्ष का एक विशाल खाली क्षेत्र। लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने एक और साहसिक सुझाव दिया। शायद यह हमारे ब्रह्मांड और किसी अन्य ब्रह्मांड के बीच टकराव का निशान है। शायद हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। शायद यह कई ब्रह्मांडों में से एक है, जो एक विशाल मल्टीवर्स का हिस्सा है। ये विचार पहली बार में पागलपन लग सकता है, लेकिन ये कई आधुनिक भौतिकी सिद्धांतों का एक स्वाभाविक परिणाम है। मुद्रास्फीति सिद्धांत, जो बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार की व्याख्या करता है, ये भी भविष्यवाणी करता है कि कई ब्रह्मांड बन सकते हैं। स्ट्रिंग सिद्धांत, जो सभी मौलिक कणों को छोटी कंपन करती हुई स्ट्रिंग्स के रूप में वर्णित करता है, ये भी सुझाव देता है कि कई ब्रह्मांड संभव हैं। लेकिन यहाँ समस्या है। अगर ये अन्य ब्रह्मांड मौजूद हैं, तो वे हमारे ब्रह्मांड से पूरी तरह से अलग हैं। वे अलग अलग भौतिकी के नियमों का पालन कर सकते हैं,
उनमें अलग अलग मौलिक स्थिरांक हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उन्हें कभी नहीं देख सकते। वे हमारी घटना क्षितिज से भी परे हैं। वे एक और प्रकार के अव्यक्त हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी एलन गुथ, जिन्होंने मुद्रास्फीति सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, ने इस विचार को अनंत मुद्रास्फीति कहा। उनके अनुसार मुद्रास्फीति कभी नहीं रुकती। ये हमेशा कहीं न कहीं हो रही है, और हर बार जब ये होती है, एक नया ब्रह्मांड बनता है। तो ब्रह्मांडों की संख्या अनंत हो सकती है, और हम केवल एक छोटे से बुलबुले में रहते हैं, अनंत ब्रह्मांडों के महासागर में। यह विचार हमारे अस्तित्व के अर्थ को पूरी तरह से बदल देता है। हम न केवल एक विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, बल्कि हम अनंत ब्रह्मांडों में से एक में रहते हैं। हमारा ब्रह्मांड, जो हमें इतना विशाल और महत्वपूर्ण लगता है, वास्तव में एक अनंत वास्तविकता का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है। अगर हम इन अन्य ब्रह्मांडों को कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं माप सकते, कभी नहीं सत्यापित कर सकते, तो क्या यह विज्ञान है या यह केवल दार्शनिक अटकलें हैं? ये प्रश्न वैज्ञानिक समुदाय में गहरी बहस का विषय है। कुछ वैज्ञानिक, जैसे स्टीवन वाइनबर्ग और ब्रायन ग्रीन, तर्क देते हैं कि मल्टीवर्स सिद्धांत वैध विज्ञान है, क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों का एक तार्किक परिणाम है। दूसरे वैज्ञानिक, जैसे पॉल डेविस और जॉर्ज एलिस, तर्क देते हैं कि अगर कुछ सिद्धांत रूप में परीक्षण योग्य नहीं है, तो यह विज्ञान नहीं है। यह बहस विज्ञान की प्रकृति के बारे में एक मौलिक प्रश्न उठाती है। विज्ञान क्या है? क्या यह केवल वह है जो हम प्रयोगशाला में परीक्षण कर सकते हैं, या यह तार्किक तर्क और गणितीय सुसंगति भी शामिल करता है? क्या सैद्धांतिक भौतिकी, जो प्रत्यक्ष अवलोकन से परे जाती है, अभी भी विज्ञान है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विज्ञान के दार्शनिक टिम मॉडलिन ने इस मुद्दे पर व्यापक लेखन किया है। उनके अनुसार विज्ञान की सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं। विज्ञान और दर्शन के बीच की रेखा धुंधली है, और जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की सीमाओं का पता लगाते हैं, ये रेखा और भी धुंधली होती जाती है। लेकिन शायद ये ठीक है। शायद विज्ञान और दर्शन को अलग अलग विषयों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ही खोज के दो पहलुओं के रूप में देखा जाना चाहिए। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। दर्शन हमें बताता है कि इसका क्या अर्थ है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब आइए एक और महत्वपूर्ण प्रयोग को देखें, जो हमारी समझ को गहरा करता है। सन 2015 में लाइगो वेधशाला ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया। ये तरंगे दो ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न हुई थीं, जो लगभग 1 अरब 30 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर था। ये खोज भौतिकी में एक मील का पत्थर थी। इसने आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की एक और भविष्यवाणी की पुष्टि की। लेकिन इस खोज का एक और महत्वपूर्ण निहितार्थ है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे हमें ब्रह्मांड को एक नए तरीके से देखने की अनुमति देती हैं। प्रकाश पदार्थ के साथ बातचीत करता है। ये बिखरता है, अवशोषित होता है, विकृत होता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण तरंगे लगभग बिना किसी बाधा के यात्रा करती हैं। वे हमें ब्रह्मांड की एक स्पष्ट तस्वीर देती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरुत्वाकर्षण तरंगे हमें ब्रह्मांड के उन हिस्सों को देखने की अनुमति दे सकती हैं जो प्रकाश के लिए अदृश्य हैं। उदाहरण के लिए, बिग बैंग के तुरंत बाद उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगे अभी भी ब्रह्मांड में यात्रा कर रही हैं। अगर हम उन्हें पकड़ सकते हैं, तो हम ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती क्षणों के बारे में सीख सकते हैं, उस समय के बारे में जब प्रकाश भी स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकता था। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के खगोल भौतिकीविद किप थॉर्न, जिन्हें लाइगो की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, ने कहा है कि गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान एक नए युग की शुरुआत है। यह ऐसा है जैसे हमने अचानक एक नई इंद्रिय प्राप्त कर ली है। पहले हम केवल देख सकते थे, अब हम सुन भी सकते हैं ब्रह्मांड की आवाज को। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भले ही गुरुत्वाकर्षण तरंगे हमें अधिक देखने की अनुमति देती हैं, वे अभी भी घटना क्षितिज की सीमा को पार नहीं कर सकती। गुरुत्वाकर्षण तरंगे भी प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं, तो वे भी उसी सीमा के अधीन हैं। घटना क्षितिज के पार से आने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगे भी कभी हम तक नहीं पहुंचेंगी। तो भले ही हमारे पास नए उपकरण हैं,
नई तकनीकें हैं। हम अभी भी उसी मौलिक सीमा के अधीन हैं। ब्रह्मांड का एक हिस्सा हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहेगा। यह एक अपरिवर्तनीय सत्य है। अब आइए समय के एक और पहलू को समझें। हमने देखा कि घटना क्षितिज अंतरिक्ष की सीमा है, लेकिन यह समय की भी सीमा है। और यहां एक विरोधाभास है जो हमारे मस्तिष्क को मोड़ देता है। कल्पना कीजिए कि आप एक आकाशगंगा को देख रहे हैं जो घटना क्षितिज के ठीक किनारे पर है। आप उसे आज देख सकते हैं, लेकिन कल वह घटना क्षितिज को पार कर जाएगी और हमेशा के लिए अदृश्य हो जाएगी। तो आज आप जो देख रहे हैं वह वास्तव में उस आकाशगंगा का अतीत है। आप उसे वैसे देख रहे हैं जैसी वह अरबों वर्ष पहले थी, लेकिन उसका वर्तमान, उसका भविष्य, वह हमेशा के लिए आपसे छिपा रहेगा। यह एक अजीब स्थिति है। आप किसी चीज के अतीत को देख सकते हैं, लेकिन उसके वर्तमान या भविष्य को नहीं। यह ऐसा है जैसे समय का एक हिस्सा आपके लिए जम गया है। आप उस आकाशगंगा को हमेशा उसी अवस्था में देखेंगे, भले ही वह वास्तव में विकसित हो रही है, बदल रही है, शायद मर भी रही है। येल यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्री चार्ल्स बेलिंस्की ने इस घटना को जमे हुए समय का विरोधाभास कहा है। घटना क्षितिज के पास की वस्तुएं हमारे लिए समय में जमी हुई प्रतीत होती हैं। हम उन्हें बदलते हुए नहीं देख सकते। हम केवल उनके अतीत की एक स्थिर तस्वीर देख सकते हैं। यह ब्लैक होल की घटना क्षितिज के समान है। अगर आप किसी को ब्लैक होल में गिरते हुए देखें, तो आप देखेंगे कि वह व्यक्ति घटना क्षितिज के पास धीमा होता जाता है और अंततः वह घटना क्षितिज पर जम जाता है। आप कभी नहीं देखेंगे कि वह व्यक्ति घटना क्षितिज को पार करता है। समय आपके दृष्टिकोण से उस व्यक्ति के लिए रुक जाता है, लेकिन उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं रुकता। वह घटना क्षितिज को पार करता है और ब्लैक होल में गिरता रहता है। समय उसके लिए सामान्य रूप से बहता है। यह केवल बाहरी पर्यवेक्षक के लिए है कि समय रुक जाता है। यही ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज के साथ हो रहा है। घटना क्षितिज के पार की आकाशगंगाओं के लिए समय सामान्य रूप से बह रहा है। वे विकसित हो रही हैं, बदल रही हैं, नए तारे बना रही हैं, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से वे जमी हुई हैं। हम उनके भविष्य को कभी नहीं देख पाएंगे। ये समय की सापेक्ष प्रकृति का एक गहरा उदाहरण है। समय पूर्ण नहीं है, ये पर्यवेक्षक पर निर्भर करता है और ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में समय अलग अलग तरीकों से बहता है। अब आइए एक और गहरे विरोधाभास को समझें। हमने देखा कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है, लेकिन क्या ये हमेशा तेज होता रहेगा, या कभी ये धीमा हो जाएगा, या शायद उलट जाएगा? ये प्रश्न ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में है, और इसका उत्तर डार्क एनर्जी की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर डार्क एनर्जी स्थिर है, जैसा कि वर्तमान अवलोकन सुझाव देते हैं, तो ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा तेज होता रहेगा और अंततः हमारे स्थानीय समूह के बाहर की सभी आकाशगंगाएं घटना क्षितिज के पार होंगी। ब्रह्मांड एक अंधेरी, ठंडी, अकेली जगह बन जाएगा। लेकिन अगर डार्क एनर्जी बदलती है तो कुछ और हो सकता है। अगर डार्क एनर्जी समय के साथ मजबूत होती है तो ब्रह्मांड का विस्तार इतना तेज हो सकता है कि यह आकाशगंगाओं को, तारों को, यहां तक कि परमाणुओं को भी फाड़ देगा। इसे बिग रिप कहा जाता है। यह ब्रह्मांड का एक हिंसक अंत होगा। दूसरी ओर, अगर डार्क एनर्जी कमजोर होती है या उलट जाती है तो ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो सकता है और अंततः उलट सकता है। ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू कर सकता है। आकाशगंगाएं एक दूसरे के करीब आने लगेंगी और अंततः सब कुछ एक बिंदु में ढह जाएगा। इसे बिग क्रंच कहा जाता है। तो ब्रह्मांड का भविष्य क्या है, हम नहीं जानते। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, और ये अनुमान डार्क एनर्जी की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसे हम अभी तक नहीं समझते हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी के खगोल भौतिकीविद माइकल टर्नर ने डार्क एनर्जी को ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे गहरी रहस्य कहा है। हम जानते हैं कि यह मौजूद है। हम जानते हैं कि यह ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह क्या है, यह कहां से आती है, या यह भविष्य में कैसे व्यवहार करेगी। यह अज्ञानता हमें विनम्र बनाती है। हम ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमने अविश्वसनीय खोजें की हैं, लेकिन हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते। और शायद
हम कभी भी सब कुछ नहीं जान पाएंगे। अब आइए एक विचार प्रयोग करें जो इस विरोधाभास को और गहरा करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक अंतरिक्ष यान में हैं जो घटना क्षितिज की ओर यात्रा कर रहा है। आप जानते हैं कि एक बार जब आप इसे पार कर लेंगे तो आप कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकते। कोई भी संकेत, कोई भी संदेश कभी भी पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगा। आप हमेशा के लिए खो जाएंगे। लेकिन आपके दृष्टिकोण से कुछ भी असामान्य नहीं होगा। आप घटना क्षितिज को पार करेंगे और यात्रा जारी रखेंगे। आप नई आकाश गंगाओं को देखेंगे, नए तारों को, नए ग्रहों को। आपके लिए ब्रह्मांड विशाल और खुला रहेगा। लेकिन पृथ्वी पर आप हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। आपके प्रियजन कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ। आप एक भूत बन जाएंगे, एक स्मृति, एक खोया हुआ यात्री। यह एक दुखद विचार है, लेकिन यह भी एक गहरा विचार है। यह हमें याद दिलाता है कि वास्तविकता पर्यवेक्षक पर निर्भर करती है। जो एक व्यक्ति के लिए वास्तविक है, वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता। और ब्रह्मांड में विभिन्न पर्यवेक्षकों के लिए विभिन्न वास्तविकताएं हैं। यह विचार क्वांटम यांत्रिकी में भी दिखाई देता है। क्वांटम यांत्रिकी में एक कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकता है। ये केवल तब एक निश्चित अवस्था में होता है जब इसे मापा जाता है, और विभिन्न पर्यवेक्षक विभिन्न परिणाम माप सकते हैं। तो वास्तविकता पूर्ण नहीं है, ये पर्यवेक्षक पर निर्भर करती है। ये विचार पश्चिमी दर्शन में अपेक्षाकृत नया है, लेकिन पूर्वी दर्शन में ये हजारों वर्षों से ज्ञात है। बौद्ध दर्शन में शून्यता की अवधारणा है। शून्यता का अर्थ है कि चीजों का कोई स्वतंत्र, निहित अस्तित्व नहीं है। सब कुछ अन्य चीजों पर निर्भर करता है, सब कुछ सापेक्ष है। नागार्जुन, दूसरी शताब्दी के बौद्ध दार्शनिक, ने कहा, सभी धर्म शून्य हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ भी स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। सब कुछ परस्पर जुड़ा हुआ है, परस्पर निर्भर है। और शायद ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज हमें यही सिखाता है। ब्रह्मांड एक स्वतंत्र, पूर्ण वस्तु नहीं है। यह पर्यवेक्षक पर निर्भर करता है। विभिन्न पर्यवेक्षकों के लिए ब्रह्मांड अलग अलग है, और कोई भी पर्यवेक्षक पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता। हम सभी अपने छोटे से दृष्टिकोण से सीमित हैं। अब आइए वैदिक दर्शन में अव्यक्त की अवधारणा को गहराई से समझें। अव्यक्त का शाब्दिक अर्थ है जो प्रकट नहीं है। यह वास्तविकता का वह पहलू है जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, मन द्वारा समझा नहीं जा सकता। सांख्य दर्शन में अव्यक्त प्रकृति की मूल अवस्था है। यह वह अवस्था है जहां सभी संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है। यह एक बीज की तरह है जिसमें पूरे पेड़ की संभावना है, लेकिन अभी तक पेड़ नहीं बना है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः हरागमे, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। दिन के आगमन पर सभी प्रकट चीजें अव्यक्त से उत्पन्न होती हैं। रात के आगमन पर वे फिर से अव्यक्त में विलीन हो जाती हैं। यह एक चक्रीय दृष्टिकोण है। ब्रह्मांड अव्यक्त से प्रकट होता है, कुछ समय के लिए अस्तित्व में रहता है और फिर अव्यक्त में वापस विलीन हो जाता है, और ये चक्र अनंत काल तक जारी रहता है। ये दृष्टिकोण आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के कुछ सिद्धांतों के साथ प्रतिध्वनित होता है। उदाहरण के लिए, चक्रीय ब्रह्मांड मॉडल सुझाव देता है कि ब्रह्मांड बिग बैंग और बिग क्रंच के चक्रों से गुजरता है। प्रत्येक बिग क्रंच के बाद एक नया बिग बैंग होता है और एक नया ब्रह्मांड बनता है। ये चक्र अनंत काल तक जारी रहता है। लेकिन वैदिक दर्शन में अव्यक्त केवल एक भौतिक अवधारणा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अवधारणा भी है। अव्यक्त वह परम वास्तविकता है जो सभी प्रकट चीजों के पीछे है। ये ब्रह्म है, परम सत्य, जो सभी नामों और रूपों से परे है। उपनिषदों में कहा गया है, तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। ज्ञानी लोग हमेशा विष्णु के परम पद को देखते हैं। ये परम पद अव्यक्त है, अप्रकट है, लेकिन यह सबसे वास्तविक है। यह एक विरोधाभासी विचार है। जो अप्रकट है वह सबसे वास्तविक है, जो दिखाई नहीं देता वह सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन यह विरोधाभास केवल तार्किक मन के लिए है। आध्यात्मिक अनुभव में यह विरोधाभास हल हो जाता है। ध्यान में
जब मन शांत हो जाता है, जब विचार रुक जाते हैं, तब अव्यक्त का अनुभव होता है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। ये केवल अनुभव किया जा सकता है। और शायद ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज के पार जो कुछ भी है, वो भी इसी प्रकार का है। ये अनुभव से परे है, वर्णन से परे है, लेकिन फिर भी वास्तविक है। यह आधुनिक विज्ञान का अव्यक्त है। अब आइए इस विचार को एक कदम आगे ले जाएं। अगर ब्रह्मांड का अधिकांश भाग हमारी पहुंच से बाहर है, तो क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड को समझ सकते हैं? क्या हम उसके मौलिक नियमों को जान सकते हैं? यह प्रश्न ज्ञान की सीमाओं के बारे में है, और यह एक प्राचीन दार्शनिक प्रश्न है। क्या हम वास्तविकता को जान सकते हैं, या हम केवल वास्तविकता के अपने धारणा को जान सकते हैं? पश्चिमी दर्शन में इमैनुअल कांट ने नॉमिनन और फिनोमिनन के बीच अंतर किया। नॉमिनन वो चीज़ है जैसी वो स्वयं में है। फिनोमिनन वो चीज़ है जैसी वो हमें दिखाई देती है। कांट ने तर्क दिया कि हम केवल फिनोमिनन को जान सकते हैं। नॉमिनन हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहता है। यह विचार वैदिक दर्शन में ब्रह्म और माया के अंतर के समान है। ब्रह्म परम वास्तविकता है जो सभी नामों और रूपों से परे है। माया वो भ्रम है, वो आवरण है जो ब्रह्म को छिपाता है। हम माया को देखते हैं लेकिन ब्रह्म को नहीं। लेकिन वैदिक दर्शन में यह भी कहा गया है कि ब्रह्म को जाना जा सकता है, न तर्क के माध्यम से, न इंद्रियों के माध्यम से, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से, आत्म साक्षात्कार के माध्यम से। जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जानता है, तब वह ब्रह्म को जानता है। उपनिषदों में कहा गया है, तत्वमसि, तू वही है, तुम और ब्रह्म एक हैं। यह अद्वैत का सिद्धांत है, अद्वैतवाद। कोई द्वैत नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, सब कुछ एक है। यह विचार आधुनिक भौतिकी के कुछ सिद्धांतों के साथ प्रतिध्वनित होता है। क्वांटम यांत्रिकी में सभी कण परस्पर जुड़े हुए हैं। एक कण में परिवर्तन तुरंत दूसरे कण को प्रभावित कर सकता है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हों। इसे क्वांटम उलझाव कहा जाता है। आइंस्टाइन ने इसे दूरी पर भूतिया क्रिया कहा और इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन प्रयोगों ने दिखाया है कि यह वास्तविक है। कण वास्तव में परस्पर जुड़े हुए हैं, एक गहरे स्तर पर, और शायद पूरा ब्रह्मांड इसी तरह जुड़ा हुआ है। शायद सब कुछ एक विशाल परस्पर जुड़े हुए जाल का हिस्सा है, और शायद घटना क्षितिज केवल एक भ्रम है। शायद एक गहरे स्तर पर सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक है। यह एक सुंदर विचार है, लेकिन यह केवल एक विचार है। हम इसे सत्यापित नहीं कर सकते। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं। अब आइए भविष्य के बारे में सोचें। अगर ब्रह्मांड का विस्तार तेज होता रहता है, तो हजारों अरब वर्षों बाद क्या होगा? हमारे स्थानीय समूह के बाहर की सभी आकाशगंगाएं घटना क्षितिज के पार होंगी। रात का आकाश पूरी तरह से काला होगा। कोई दूर की आकाशगंगाएं नहीं, कोई ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण नहीं। उस समय की सभ्यताएं, अगर वे मौजूद हैं, ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचेंगी? वे ये निष्कर्ष निकालेंगी कि ब्रह्मांड केवल उनके स्थानीय समूह तक सीमित है। वे नहीं जान पाएंगे कि एक समय था जब ब्रह्मांड बहुत बड़ा था, जब अरबों आकाशगंगाएं दिखाई देती थीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खगोलशास्त्री अब्राहम लोएब ने इस परिदृश्य को ब्रह्मांडीय अंधकार युग कहा है। यह एक समय होगा जब ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान खो जाएगा। भविष्य की सभ्यताएं अतीत की सभ्यताओं की तुलना में कम जानेंगी। यह एक दुखद विचार है। हम सोचते हैं कि ज्ञान हमेशा बढ़ता है, लेकिन ब्रह्मांड के मामले में ज्ञान घट सकता है। भविष्य की पीढ़ियां हमसे कम जानेंगी, न इसलिए कि वे कम बुद्धिमान हैं, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड ने अपने रहस्यों को छिपा लिया होगा। लेकिन शायद यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। हमें अभी सीखना होगा, हमें अभी अवलोकन करना होगा, हमें अभी ज्ञान एकत्र करना होगा, क्योंकि भविष्य में यह अवसर नहीं रहेगा। हम एक विशेषाधिकार प्राप्त युग में रह रहे हैं, जब ब्रह्मांड अभी भी अपने रहस्यों को प्रकट कर रहा है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, और शायद यही हमारी जिम्मेदारी है। हम न केवल अपने लिए सीख रहे हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी। हम ज्ञान के संरक्षक हैं। हम उस ज्ञान को संरक्षित करने, रिकॉर्ड करने, भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी रखते हैं।
कार्ल सागन ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में लिखा, हम ब्रह्मांड को जानने का ब्रह्मांड का एक तरीका है। हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, और यह एक पवित्र कार्य है। अब आइए एक अंतिम विचार प्रयोग करें। कल्पना कीजिए कि आप एक संदेश भेजना चाहते हैं, एक संदेश जो समय और स्थान को पार करेगा, एक संदेश जो भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचेगा, भले ही ब्रह्मांड बदल जाए। आप क्या संदेश भेजेंगे? शायद आप ये संदेश भेजेंगे, हम यहाँ थे, हमने देखा, हमने सीखा, हमने आश्चर्य किया। यह एक सरल संदेश है, लेकिन यह गहरा है। यह हमारे अस्तित्व का सार है। या शायद आप यह संदेश भेजेंगे, ब्रह्मांड विशाल है, रहस्यमय है और सुंदर है। इसे संजोएं, इसका सम्मान करें, इसे समझने की कोशिश करें। यह एक आह्वान है, एक प्रेरणा है। या शायद आप यह संदेश भेजेंगे, हम अकेले नहीं हैं, हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड हमारा हिस्सा है। हम सभी जुड़े हुए हैं। यह एकता का संदेश है, परस्पर संबंध का संदेश है। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है, प्रश्न पूछना जारी रखें, खोज जारी रखें, आश्चर्य करना जारी रखें, क्योंकि यही हमें मानव बनाता है। ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज हमें याद दिलाता है कि हम सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए। हमें प्रश्न पूछना बंद नहीं करना चाहिए, हमें आश्चर्य करना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में यही मायने रखता है, न कि हम कितना जानते हैं, बल्कि यह कि हम कितना जानना चाहते हैं। न कि हम कहाँ पहुंचे, बल्कि ये कि हमने यात्रा की। ना कि हमने सभी उत्तर पाए, बल्कि ये कि हमने सही प्रश्न पूछे। ब्रह्मांड एक रहस्य है, और शायद ये हमेशा एक रहस्य रहेगा। लेकिन ये रहस्य ही ब्रह्मांड को इतना आकर्षक बनाता है। ये रहस्य ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये रहस्य ही हमें जीवित रखता है। तो आइए हम इस रहस्य को गले लगाएं। आइए हम इस अज्ञात को स्वीकार करें। आइए हम इस विशाल विस्तारित रहस्यमय ब्रह्मांड में अपनी यात्रा जारी रखें, क्योंकि यही हमारी नियति है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सौभाग्य है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां विज्ञान की सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं, जहां हमारे सबसे शक्तिशाली उपकरण, हमारे सबसे परिष्कृत सिद्धांत एक अदृश्य दीवार से टकराते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस सीमा के दार्शनिक निहितार्थों में गोता लगाएं, हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न का सामना करना होगा। एक प्रश्न जो शायद आपके मन में भी उठ रहा है। मैं पूरी तरह से समझता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। ये सब बहुत सैद्धांतिक लगता है, बहुत अमूर्त। शायद आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब केवल गणितीय खेल है? क्या ये वास्तव में मायने रखता है कि ब्रह्मांड का 94% हमारी पहुंच से बाहर है? क्या ये केवल वैज्ञानिकों की कल्पना नहीं है? ये एक वैध संदेह है, और मैं इसका सम्मान करता हूं, क्योंकि विज्ञान को हमेशा संदेह का सामना करना चाहिए। विज्ञान को हमेशा प्रश्नों का सामना करना चाहिए। यही इसे मजबूत बनाता है। तो आइए स्पष्ट रूप से बात करें। हाँ, ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज एक सैद्धांतिक अवधारणा है। हम इसे सीधे नहीं देख सकते, हम इसे छू नहीं सकते, लेकिन ये गणित पर आधारित है, ये अवलोकन पर आधारित है, ये उन्हीं भौतिकी के नियमों पर आधारित है जो आपके फोन को काम करने देते हैं, जो हवाई जहाज को उड़ने देते हैं, जो जीपीएस को आपका स्थान बताने देते हैं। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो ये केवल एक सिद्धांत नहीं है, हम इसे माप सकते हैं। हम दूर की आकाश गंगाओं के प्रकाश को देखते हैं और उसके रेड शिफ्ट को मापते हैं। ये एक प्रत्यक्ष मापने योग्य घटना है। और जब हम इस डेटा को गणितीय रूप से आगे बढ़ाते हैं, तो हम घटना क्षितिज पर पहुंचते हैं। ये तर्क का एक अपरिहार्य निष्कर्ष है, लेकिन मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि विज्ञान की सीमाएं हैं। हम गलत हो सकते हैं। शायद डार्क एनर्जी वो नहीं है जो हम सोचते हैं। शायद ब्रह्मांड का विस्तार भविष्य में धीमा हो जाएगा। शायद कोई नया भौतिकी का नियम है जिसे हम अभी तक नहीं जानते। ये सब संभव है, लेकिन यही विज्ञान की सुंदरता है। विज्ञान कभी भी पूर्ण सत्य का दावा नहीं करता। विज्ञान कहता है, ये वो सबसे अच्छी व्याख्या है जो हमारे पास अभी है, हमारे वर्तमान डेटा के आधार पर। और अगर नया डेटा आता है तो हम अपनी समझ को बदल देंगे। हम विनम्र हैं, हम खुले हैं, हम सीखने के लिए तैयार हैं।
ये वो जगह है जहां विज्ञान और छद्म विज्ञान में अंतर है। छद्म विज्ञान पूर्ण सत्य का दावा करता है। ये कहता है, ये निश्चित है, ये अंतिम है। लेकिन विज्ञान कहता है, ये संभावित है, ये सबसे अच्छी व्याख्या है, लेकिन हम गलत हो सकते हैं। और यही ईमानदारी विज्ञान को शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि जब हम स्वीकार करते हैं कि हम गलत हो सकते हैं, तो हम सीखने के लिए खुले होते हैं, हम बदलने के लिए तैयार होते हैं, हम प्रगति करने में सक्षम होते हैं। अब आइए एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, ब्रह्मांडीय घटना। क्षितिज केवल एक सैद्धांतिक जिज्ञासा नहीं है, इसके वास्तविक मापने योग्य परिणाम हैं, और हम इन परिणामों को अभी देख रहे हैं। सन 2020 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक आकाशगंगा की खोज की, जो अब तक की सबसे दूर की ज्ञात आकाशगंगा है। इसे GN-Z11 कहा जाता है। यह आकाशगंगा इतनी दूर है कि उसका प्रकाश 13 अरब 40 करोड़ वर्ष पहले निकला था। हम इसे वैसे देख रहे हैं जैसी यह बिग बैंग के केवल 40 करोड़ वर्ष बाद थी। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात है, जब हम इस आकाशगंगा के रेडशिफ्ट को मापते हैं तो हम पाते हैं कि यह अविश्वसनीय रूप से उच्च है। इसका रेडशिफ्ट लगभग 11 है। इसका मतलब है कि इस आकाशगंगा से आने वाला प्रकाश अपनी मूल तरंग दैर्घ्य से 11 गुना खिंच गया है। यह ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और जब हम गणना करते हैं कि यह आकाशगंगा अब कहाँ है, तो हम पाते हैं कि ये लगभग 36 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। ये घटना क्षितिज के बहुत करीब है, और अगर ब्रह्मांड का विस्तार इसी दर से जारी रहता है तो कुछ अरब वर्षों में ये आकाशगंगा घटना क्षितिज को पार कर जाएगी, और फिर हम इसे कभी नहीं देख पाएंगे। ये केवल सिद्धांत नहीं है, ये वास्तविक डेटा है, ये वास्तविक अवलोकन है। हम वास्तव में देख रहे हैं कि आकाशगंगाएं हमारी पहुंच से दूर जा रही हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो सन 2021 में लॉन्च हुआ, और भी दूर की आकाशगंगाओं को देख रहा है। ये इंफ्रारेड प्रकाश में देखता है, जो अत्यधिक रेड शिफ्टेड प्रकाश को पकड़ने में सक्षम है, और ये ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती दिनों की आकाशगंगाओं को खोज रहा है। लेकिन यहाँ एक दुखद सच्चाई है, हर नई आकाशगंगा जो हम खोजते हैं, हर नया अवलोकन जो हम करते हैं, वह एक दौर के खिलाफ है, समय के खिलाफ, ब्रह्मांड के विस्तार के खिलाफ। हम जितना अधिक देखते हैं, उतना ही हम महसूस करते हैं कि हम कितना खो रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल पुस्तकालय में हैं, और यह पुस्तकालय आग में है। आप जितनी तेजी से किताबें पढ़ सकते हैं, उससे कहीं अधिक तेजी से किताबें जल रही हैं। आप क्या करेंगे? आप जितना संभव हो उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप जितना संभव हो उतना रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अवसर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यही हम ब्रह्मांड के साथ कर रहे हैं। हम जितना संभव हो उतना अवलोकन कर रहे हैं। हम जितना संभव हो उतना डेटा एकत्र कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भविष्य की पीढ़ियों के पास ये अवसर नहीं होगा। अब आइए एक और गहरे स्तर पर जाएं। ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज केवल अंतरिक्ष की सीमा नहीं है, यह ज्ञान की भी सीमा है, और ये सीमा हमें एक मौलिक प्रश्न का सामना करने के लिए मजबूर करती है। क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड को समझ सकते हैं? यह प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं है, यह वैज्ञानिक भी है, क्योंकि विज्ञान अवलोकन पर आधारित है। और अगर ब्रह्मांड का अधिकांश भाग अवलोकनीय नहीं है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे सिद्धांत सही हैं? उदाहरण के लिए, हम मानते हैं कि भौतिकी के नियम पूरे ब्रह्मांड में समान हैं, लेकिन हम इसे कैसे सत्यापित कर सकते हैं? हम केवल अपने अवलोकनीय ब्रह्मांड में भौतिकी के नियमों को माप सकते हैं। घटना क्षितिज के पार हम कुछ भी नहीं जान सकते। शायद वहां भौतिकी के नियम अलग हैं, शायद वहां गुरुत्वाकर्षण अलग तरह से काम करता है, शायद वहां प्रकाश की गति अलग है। हम कभी नहीं जान पाएंगे, और ये अज्ञानता हमारे ज्ञान की नींव को हिला देती है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी डेविड स्पर्गल ने इस समस्या को ब्रह्मांडीय अनिश्चितता सिद्धांत कहा है। क्वांटम यांत्रिकी में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि हम एक साथ एक कण की स्थिति और गति को सटीक रूप से नहीं माप सकते। ब्रह्मांड विज्ञान में हम एक साथ ब्रह्मांड के सभी हिस्सों को नहीं देख सकते। हमारा अवलोकन मौलिक रूप से सीमित है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
यह सीमा हमारी तकनीक की सीमा नहीं है, यह ब्रह्मांड की मौलिक संरचना की सीमा है। चाहे हम कितने भी उन्नत हो जाएं, चाहे हम कितने भी शक्तिशाली दूरबीन बना ले, हम इस सीमा को पार नहीं कर सकते। यह एक पूर्ण अपरिवर्तनीय सीमा है और ये सीमा हमें विनम्र बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सर्वज्ञ नहीं हैं, हम सब कुछ नहीं जान सकते और शायद ये ठीक है। शायद ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करना बुद्धिमत्ता का एक रूप है। अब आइए समय के सबसे गहरे पहलू को समझें। हमने देखा कि घटना क्षितिज अंतरिक्ष की सीमा है, लेकिन यह समय की भी सीमा है। और यहाँ एक विरोधाभास है जो हमारे अस्तित्व की प्रकृति को ही प्रश्नगत करता है। जब हम दूर की आकाशगंगाओं को देखते हैं तो हम समय में पीछे देख रहे हैं। सबसे दूर की आकाशगंगा जो हम देख सकते हैं वह ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों से है। लेकिन हम बिग बैंग को सीधे नहीं देख सकते, क्योंकि बिग बैंग के बाद के पहले 3,80,000 वर्षों तक ब्रह्मांड अपारदर्शी था। तो हमारे पास एक समय की सीमा है। हम इस सीमा से पहले नहीं देख सकते। यह एक अपारदर्शी पर्दा है जो ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती क्षणों को छिपाता है, और यह पर्दा कभी नहीं हटेगा। यह हमेशा के लिए वहां रहेगा। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न है। अगर हम ब्रह्मांड की शुरुआत को नहीं देख सकते, तो हम कैसे जान सकते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ? हम केवल सिद्धांत बना सकते हैं, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम कभी भी निश्चित नहीं हो सकते। बिग बैंग सिद्धांत हमारी सबसे अच्छी व्याख्या है। ये अवलोकनों के साथ फिट बैठता है, ये गणितीय रूप से सुसंगत है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है। ये केवल एक मॉडल है, और सभी मॉडल सीमित हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था, हम ब्रह्मांड के बारे में पूर्ण सिद्धांत कभी नहीं बना सकते, हम केवल बेहतर और बेहतर सन्निकटन बना सकते हैं। यह एक विनम्र स्वीकृति है कि ज्ञान की सीमाएं हैं, और शायद यह सीमा केवल ब्रह्मांड विज्ञान में नहीं है। शायद यह सभी विज्ञान में है, शायद सभी ज्ञान में है। शायद हम कभी भी पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते। हम केवल सत्य के करीब और करीब जा सकते हैं, लेकिन कभी भी पूरी तरह से नहीं पहुंच सकते। यह विचार गणितज्ञ कर्ट गोडेल के अपूर्णता प्रमेय के समान है। गोडेल ने साबित किया कि किसी भी पर्याप्त रूप से जटिल गणितीय प्रणाली में ऐसे कथन होंगे जो सत्य हैं लेकिन सिद्ध नहीं किए जा सकते। दूसरे शब्दों में, हर प्रणाली में अंतर्निहित सीमाएं हैं। शायद ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। शायद ब्रह्मांड के बारे में ऐसे सत्य हैं जो सत्य हैं लेकिन सिद्ध नहीं किए जा सकते। शायद ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर कभी नहीं दिया जा सकता, और शायद ये ठीक है। अब आइए एक महत्वपूर्ण प्रयोग को देखें जो इस विचार को और गहरा करता है। सन 2022 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड मिशन ने ब्रह्मांड के बड़े पैमाने की संरचना का मानचित्रण शुरू किया। यह मिशन अरबों आकाशगंगाओं की स्थिति और आकार को माप रहा है। इसका लक्ष्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति को समझना है। लेकिन जैसे जैसे यह डेटा आ रहा है, वैज्ञानिक एक अजीब पैटर्न देख रहे हैं। ब्रह्मांड की संरचना उतनी समान नहीं है जितनी हम उम्मीद करते थे। कुछ क्षेत्रों में आकाशगंगाओं का घनत्व अधिक है, कुछ क्षेत्रों में कम है, और ये विविधताएं हमारे मॉडल से मेल नहीं खाती। क्या इसका मतलब ये है कि हमारे मॉडल गलत हैं? शायद। या शायद ये केवल इतना है कि हमारे मॉडल अपूर्ण हैं। शायद हम कुछ महत्वपूर्ण कारक को याद कर रहे हैं। शायद ब्रह्मांड हमारी कल्पना से अधिक जटिल है। यह विज्ञान की प्रक्रिया है। हम एक मॉडल बनाते हैं, हम इसे परीक्षण करते हैं। अगर ये काम नहीं करता तो हम इसे संशोधित करते हैं, और यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। हम हमेशा सीख रहे हैं, हमेशा सुधार कर रहे हैं, हमेशा बेहतर समझ की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात है, भले ही हमारे मॉडल अपूर्ण हों, वे अभी भी उपयोगी हैं। वे अभी भी हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद करते हैं। वे अभी भी भविष्यवाणियां करते हैं जो सत्यापित की जा सकती हैं, और यही विज्ञान की शक्ति है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज केवल एक भौतिक सीमा नहीं है, ये एक अस्तित्वगत सीमा भी है। ये हमें याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड में अकेले हो सकते हैं, या कम से कम हम अन्य सभ्यताओं से अलग थलग हो सकते हैं। कल्पना कीजिए
कि घटना क्षितिज के पार एक उन्नत सभ्यता है। वे हमसे लाखों वर्ष आगे हैं। उन्होंने अविश्वसनीय तकनीक विकसित की है। उन्होंने ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को सुलझाया है, लेकिन हम उनसे कभी संपर्क नहीं कर पाएंगे। हम उनके बारे में कभी नहीं जान पाएंगे और वे हमारे बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। यह एक प्रकार की ब्रह्मांडीय त्रासदी है। ब्रह्मांड में अनगिनत सभ्यताएं हो सकती हैं, लेकिन वे सभी अलग थलग हैं। प्रत्येक अपने छोटे से द्वीप पर अकेली है और कोई भी संकेत, कोई भी संदेश उस खाई को पार नहीं कर सकता जो उन्हें अलग करती है। लेकिन शायद ये अकेलापन हमें कुछ सिखाता है। शायद ये हमें याद दिलाता है कि हमें एक दूसरे की सराहना करनी चाहिए। हमारे पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। हम इस विशाल विस्तारित ब्रह्मांड में एक साथ हैं और शायद ये हमें अधिक दयालु, अधिक करुणामय, अधिक जुड़ा हुआ बनाना चाहिए। अब आइए समय को संकुचित करें और भविष्य में देखें। 1 खरब वर्ष बाद, 10 खरब वर्ष बाद, 100 खरब वर्ष बाद ब्रह्मांड कैसा दिखेगा? अगर ब्रह्मांड का विस्तार इसी दर से जारी रहता है तो 100 अरब वर्ष बाद हमारे स्थानीय समूह के बाहर की सभी आकाशगंगाएं घटना क्षितिज के पार होंगी। रात का आकाश पूरी तरह से काला होगा। केवल हमारे स्थानीय समूह की आकाशगंगाएं दिखाई देंगी। 1 खरब वर्ष बाद हमारी आकाशगंगा और एंड्रोमेडा आकाशगंगा विलीन हो चुकी होंगी। वे एक विशाल अंडाकार आकाशगंगा बना चुके होंगे और यह आकाशगंगा ब्रह्मांड में अकेली होगी। चारों ओर केवल अंधकार होगा। 10 खरब वर्ष बाद इस आकाशगंगा के सभी तारे मर चुके होंगे। कोई नए तारे नहीं बनेंगे क्योंकि सारी गैस समाप्त हो चुकी होगी। ब्रह्मांड एक ठंडी, अंधेरी, मृत जगह होगी। 100 खरब वर्ष बाद यहां तक कि ब्लैक होल भी वाष्पित हो चुके होंगे। हॉकिंग विकिरण के माध्यम से ब्लैक होल धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देते हैं और अंततः वे पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। ब्रह्मांड में केवल फोटॉन और अन्य मौलिक कण बचेंगे, एक विशाल खाली अंतरिक्ष में बिखरे हुए। यह ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य है। इसे हीट डेथ कहा जाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां कोई ऊर्जा प्रवाह नहीं है, कोई संरचना नहीं है, कोई जीवन नहीं है, केवल एक समान, ठंडा, मृत विस्तार। ये एक उदास तस्वीर है, लेकिन ये अरबों खरबों वर्ष दूर है और उस समय तक कौन जानता है कि क्या होगा। शायद मानवता अन्य आकाशगंगाओं में फैल जाएगी। शायद हम नई तकनीक विकसित करेंगे। शायद हम ब्रह्मांड के विस्तार को रोकने का तरीका खोज लेंगे, या शायद हम लंबे समय से चले गए होंगे। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात है, भले ही ब्रह्मांड का अंत निश्चित हो, ये अभी नहीं है। अभी ब्रह्मांड जीवंत है, ये गतिशील है, ये सुंदर है और हमारे पास इसे अनुभव करने, इसे समझने, इसकी सराहना करने का अवसर है। अब आइए एक अंतिम विचार प्रयोग करें। कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड के अंत में हैं। आप अंतिम बुद्धिमान प्राणी हैं। चारों ओर केवल अंधकार है। कोई तारे नहीं, कोई आकाशगंगाएं नहीं, कोई प्रकाश नहीं। आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, क्या ये सब इसके लायक था? और शायद उत्तर है हाँ, क्योंकि यात्रा ही मायने रखती है, मंजिल नहीं। ब्रह्मांड ने अरबों वर्षों तक अस्तित्व में रहा। इसने तारे बनाए, ग्रह बनाए, जीवन बनाया। इसने चेतना बनाई, इसने सुंदरता बनाई। और यह सब मायने रखता है, भले ही ये अंततः समाप्त हो जाए। ये विचार बौद्ध दर्शन में अनित्य की अवधारणा के समान है। सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ बदलता है, सब कुछ अंततः समाप्त होता है। लेकिन ये अस्थायिता ही चीजों को कीमती बनाती है। अगर कुछ हमेशा के लिए रहता तो ये अपना अर्थ खो देता। एक जापानी अवधारणा है जिसे मोनो नो अवारे कहा जाता है। यह चीजों की क्षणभंगुरता के प्रति संवेदनशीलता है। ये इस समझ से आने वाली सुंदरता और उदासी है कि सब कुछ अस्थायी है। एक चेरी ब्लॉसम सुंदर है क्योंकि यह केवल कुछ दिनों के लिए खिलता है। अगर यह हमेशा के लिए खिलता तो यह अपनी सुंदरता खो देता। शायद ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। यह सुंदर है क्योंकि यह अस्थायी है। यह कीमती है क्योंकि यह अंततः समाप्त हो जाएगा। और हमें इस क्षण की सराहना करनी चाहिए, इस अवसर की, जब हम अभी भी यहाँ हैं, अभी भी देख रहे हैं, अभी भी आश्चर्य कर रहे हैं। अब आइए वैदिक दर्शन में अव्यक्त की अवधारणा पर वापस आते हैं।
हमने देखा कि अव्यक्त वह है जो प्रकट नहीं है, जो अनुभव से परे है। और शायद ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज के पार जो कुछ भी है वो आधुनिक विज्ञान का अव्यक्त है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। वैदिक दर्शन में अव्यक्त को जाना जा सकता है, न इंद्रियों के माध्यम से, न तर्क के माध्यम से, बल्कि प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से। ध्यान में जब मन शांत हो जाता है तब अव्यक्त का अनुभव होता है। लेकिन विज्ञान में अगर कुछ अवलोकनीय नहीं है तो ये विज्ञान के दायरे से बाहर है। विज्ञान केवल उसी के बारे में बात कर सकता है जो मापा जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है, सत्यापित किया जा सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता अलग अलग क्षेत्र हैं? शायद, या शायद वे एक ही वास्तविकता के दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। विज्ञान बाहरी दुनिया को समझने की कोशिश करता है, आध्यात्मिकता आंतरिक दुनिया को समझने की कोशिश करती है। और दोनों वैध हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। भौतिक विज्ञानी नील्स बोर ने एक बार कहा था, विज्ञान और धर्म विरोधी नहीं हैं, वे पूरक हैं। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, धर्म हमें बताता है कि इसका क्या अर्थ है, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब आइए एक अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की सीमाएं हैं, लेकिन ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, हम ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को नहीं सुलझा सकते। हाँ, हम सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम बहुत कुछ खोज सकते हैं, हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। और यही मायने रखता है, न कि हम कहाँ पहुंचे, बल्कि ये कि हमने यात्रा की। न कि हमने सभी उत्तर पाए, बल्कि ये कि हमने सही प्रश्न पूछे। न कि हम सब कुछ जानते हैं, बल्कि ये कि हम सीखना चाहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, सबसे सुंदर चीज जो हम अनुभव कर सकते हैं वो रहस्यमय है। ये सभी सच्ची कला और विज्ञान का स्रोत है। रहस्य हमें प्रेरित करता है, रहस्य हमें आगे बढ़ाता है, रहस्य हमें जीवित रखता है। तो आइए हम इस रहस्य को गले लगाएं। आइए हम इस अज्ञात को स्वीकार करें। आइए हम स्वीकार करें कि हम सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन आइए हम कोशिश करना भी बंद न करें। आइए हम प्रश्न पूछना जारी रखें। आइए हम खोज जारी रखें। आइए हम आश्चर्य करना जारी रखें, क्योंकि अंत में यही हमें मानव बनाता है, यही हमें विशेष बनाता है। हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। और यह एक पवित्र कार्य है, यह एक सुंदर कार्य है, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज हमें याद दिलाती है कि हम छोटे हैं, लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हम महत्वपूर्ण हैं। हम इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, लेकिन हम चेतना हैं, हम जागरूकता हैं, हम ब्रह्मांड को जानने का ब्रह्मांड का तरीका हैं। और शायद यही पर्याप्त है, शायद यही हमारा उद्देश्य है। देखना, सीखना, समझना, आश्चर्य करना और इस ज्ञान को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना। क्योंकि एक दिन जब हम चले जाएंगे, जब हमारी सभ्यता धूल में मिल जाएगी, तब भी ब्रह्मांड रहेगा। और शायद कहीं किसी अन्य ग्रह पर एक अन्य सभ्यता उठेगी, और वे भी आकाश को देखेंगे, वे भी प्रश्न पूछेंगे, वे भी आश्चर्य करेंगे। और शायद किसी तरह हमारा ज्ञान उन तक पहुंचेगा। शायद हमारी खोजें उन्हें प्रेरित करेंगी, शायद हमारे प्रश्न उन्हें मार्गदर्शन देंगे। और इस तरह हम जीवित रहेंगे, न शरीर में बल्कि विचारों में, न व्यक्तियों के रूप में बल्कि ज्ञान के रूप में। यह हमारी विरासत है, यह हमारा योगदान है, यह हमारा उपहार है भविष्य के लिए। और यह एक उपहार है जो देने लायक है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां विज्ञान की भाषा समाप्त होती है और अनुभव की भाषा शुरू होती है, जहां गणित की सटीकता धुंधली हो जाती है और अस्तित्व के गहरे प्रश्न उभरते हैं। लेकिन शायद यही वो जगह है जहां सबसे महत्वपूर्ण सत्य छिपे हैं। आइए एक क्षण के लिए रुकें। हमने देखा कि ब्रह्मांड का 94% हमारी पहुंच से बाहर है। हमने देखा कि घटना क्षितिज एक अपरिवर्तनीय सीमा है। हमने देखा कि ज्ञान की सीमाएं हैं। लेकिन अब एक गहरा प्रश्न उठता है,
इस सीमा का हमारे अस्तित्व के अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये प्रश्न केवल वैज्ञानिक नहीं है, ये दार्शनिक है, ये अस्तित्वगत है, ये व्यक्तिगत है। क्योंकि जब हम ब्रह्मांड की सीमाओं के बारे में बात करते हैं तो हम वास्तव में अपनी सीमाओं के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम ज्ञान की सीमाओं के बारे में बात करते हैं तो हम वास्तव में मानव स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कहा था, मैं केवल एक चीज जानता हूं और वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। यह विनम्रता का एक कथन है, ये ज्ञान की सीमाओं की स्वीकृति है और शायद ये सच्ची बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज हमें यही सिखाती है। हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, हमने अविश्वसनीय खोजें की हैं, लेकिन हम अभी भी बहुत कम जानते हैं। ब्रह्मांड हमसे बड़ा है, रहस्यमय है और अंततः अज्ञेय है, और शायद यह स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जान सकते बुद्धिमत्ता का सबसे गहरा रूप है। अब आइए वैदिक दर्शन में अव्यक्त की अवधारणा को और गहराई से समझें। हमने देखा कि अव्यक्त वो है जो प्रकट नहीं है, लेकिन अव्यक्त केवल एक नकारात्मक अवधारणा नहीं है, यह एक सकारात्मक अवधारणा भी है। यह वो पूर्णता है जो सभी सीमाओं से परे है। उपनिषदों में कहा गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। यह एक विरोधाभासी कथन है, यह तर्क को चुनौती देता है, लेकिन यह एक गहरे सत्य को इंगित करता है। वास्तविकता सीमित नहीं है, वास्तविकता पूर्ण है, और यह पूर्णता सभी सीमाओं से परे है। शायद ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज हमें यही याद दिलाती है। हाँ, हमारा अवलोकन सीमित है, हाँ, हमारा ज्ञान सीमित है, लेकिन वास्तविकता स्वयं सीमित नहीं है। ब्रह्मांड हमारी सीमाओं से परे फैला हुआ है, और शायद ये विशालता ही ब्रह्मांड की सुंदरता है। अब आइए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करें। अगर ब्रह्मांड का अधिकांश भाग हमारी पहुंच से बाहर है, तो क्या हम वास्तव में महत्वपूर्ण हैं? क्या हमारा अस्तित्व मायने रखता है? ये एक गहरा अस्तित्वगत प्रश्न है, और इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम महत्व को कैसे परिभाषित करते हैं। अगर महत्व का मतलब है ब्रह्मांड में एक बड़ी भूमिका निभाना, तो शायद हम महत्वपूर्ण नहीं हैं। हम एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, एक औसत तारे के चारों ओर, एक औसत आकाशगंगा में। ब्रह्मांडीय पैमाने पर हम नगण्य हैं। लेकिन अगर महत्व का मतलब है चेतना, जागरूकता, अनुभव करने की क्षमता, तो हम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि जहां तक हम जानते हैं, हम ब्रह्मांड का एकमात्र हिस्सा हैं जो खुद को जानता है। हम ब्रह्मांड को देखने का ब्रह्मांड का तरीका है, हम ब्रह्मांड को समझने का ब्रह्मांड का तरीका है। कार्ल सागन ने कहा था, हम तारों की सामग्री से बने हैं। यह केवल एक काव्यात्मक कथन नहीं है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। हमारे शरीर में मौजूद प्रत्येक परमाणु एक तारे के केंद्र में बना था। हम शाब्दिक रूप से ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम ब्रह्मांड हैं, और शायद यही हमारा महत्व है। हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो जागरूक है, जो सोच सकता है, जो महसूस कर सकता है, जो आश्चर्य कर सकता है, और ये एक अविश्वसनीय उपहार है। अब आइए उन चीज़ों के बारे में बात करें जो हम नहीं जानते, क्योंकि ये स्वीकार करना कि हम नहीं जानते वैज्ञानिक ईमानदारी का एक रूप है, और ये हमें विनम्र बनाता है। हम नहीं जानते कि डार्क एनर्जी क्या है, हम जानते हैं कि ये मौजूद है। हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये क्या है, ये कहाँ से आती है, या ये कैसे काम करती है। ये ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का 68% है, और ये एक पूर्ण रहस्य है। हम नहीं जानते कि डार्क मैटर क्या है। हम जानते हैं कि ये मौजूद है क्योंकि हम इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देख सकते हैं, लेकिन हम इसे सीधे नहीं देख सकते। हम नहीं जानते कि ये किस चीज से बना है। ये ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का 27% है, और ये भी एक रहस्य है। तो जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो हम वास्तव में केवल 5% के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी 95% रहस्यमय है। हम नहीं जानते कि ये क्या है, और ये केवल घटना क्षितिज के पार की चीजों के बारे में नहीं है। ये उन चीजों के बारे में है जो हमारे चारों ओर हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं सकते।
हम नहीं जानते कि चेतना क्या है। हम जानते हैं कि ये मौजूद है क्योंकि हम इसे अनुभव करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि ये कैसे उत्पन्न होती है। हम नहीं जानते कि मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की गतिविधि व्यक्तिपरक अनुभव में कैसे बदल जाती है। यह चेतना की कठिन समस्या है और यह दर्शन और तंत्रिका विज्ञान में सबसे गहरी समस्याओं में से एक है। हम नहीं जानते कि समय क्या है। हम समय को मापते हैं, हम समय का अनुभव करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि समय वास्तव में क्या है। क्या यह एक मौलिक वास्तविकता है या यह केवल एक भ्रम है? हमारी धारणा का एक उत्पाद। भौतिकी के कुछ सिद्धांत सुझाव देते हैं कि समय एक भ्रम है, लेकिन हम निश्चित नहीं हैं। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड क्यों मौजूद है। हम जानते हैं कि यह कैसे विकसित हुआ। हम बिग बैंग के बारे में जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि बिग बैंग क्यों हुआ। हम नहीं जानते कि कुछ क्यों है बजाय कुछ नहीं के। यह अस्तित्व का सबसे गहरा प्रश्न है और हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। और शायद ये ठीक है। शायद कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य रहेंगे। और शायद यह रहस्य ही ब्रह्मांड को इतना आकर्षक बनाता है। जर्मन दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर ने कहा था, प्रश्न ज्ञान का धर्मनिष्ठता है। प्रश्न पूछना, यह स्वीकार करना कि हम नहीं जानते, यह वास्तविकता के प्रति सम्मान का एक रूप है। यह विनम्रता का एक रूप है और शायद यह बुद्धिमत्ता का सबसे गहरा रूप है। अब आइए एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज हमें याद दिलाती है कि हम अकेले हो सकते हैं, या कम से कम हम अन्य सभ्यताओं से अलग थलग हो सकते हैं। लेकिन शायद ये अकेलापन हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाता है। जब हम जानते हैं कि हमारे पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, तो शायद हम एक दूसरे की अधिक सराहना करते हैं। जब हम जानते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से द्वीप पर हैं, तो शायद हम अधिक दयालु बनते हैं, अधिक करुणामय, अधिक जुड़े हुए। पृथ्वी पर हम अक्सर अपने मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम विभिन्न देशों, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों में विभाजित हैं। लेकिन जब हम ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, तो ये मतभेद नगण्य हो जाते हैं। हम सभी एक ही प्रजाति हैं, हम सभी एक ही ग्रह पर रहते हैं, हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक व्हाइट ने ओवरव्यू इफेक्ट की अवधारणा का वर्णन किया है। जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं, तो वे एक गहरा परिवर्तन अनुभव करते हैं। वे देखते हैं कि पृथ्वी एक छोटा, नाजुक, सुंदर गोला है, अंधकार में तैरता हुआ। वे देखते हैं कि कोई सीमाएं नहीं हैं, कोई विभाजन नहीं है, केवल एक एकीकृत पूर्ण है। और शायद ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज हमें एक समान परिप्रेक्ष्य देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक साथ हैं। हम सभी इस विशाल रहस्यमय ब्रह्मांड में एक छोटे से द्वीप पर हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अब आइए वापस आते हैं उस बिंदु पर जहां से हमने शुरुआत की थी। याद कीजिए, हमने कैसे शुरू किया था। हमने कहा था कि अभी इस क्षण आपके सिर के ऊपर से प्रकाश की अरबों किरणें गुजर रही हैं। दूर दराज की आकाशगंगाओं से आने वाली ये किरणें अरबों वर्षों की यात्रा करके यहाँ पहुंची हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि यह केवल शुरुआत है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। हम जानते हैं कि हम केवल एक छोटे से हिस्से को देख सकते हैं। हम जानते हैं कि बाकी हमेशा के लिए छिपा रहेगा। लेकिन शायद ये ठीक है। शायद यह रहस्य ही ब्रह्मांड को इतना सुंदर बनाता है। शायद यह अज्ञात ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। शायद यह सीमा ही हमें विनम्र बनाती है। जब आप आज रात आकाश को देखें, तो याद रखें कि आप जो देख रहे हैं वो केवल एक छोटा सा हिस्सा है। याद रखें कि ब्रह्मांड आपकी दृष्टि से कहीं अधिक विशाल है। याद रखें कि हर तारा जो आप देखते हैं वो एक पूरी दुनिया है। और याद रखें कि अधिकांश ब्रह्मांड हमेशा के लिए छिपा रहेगा। लेकिन यह आपको निराश नहीं करना चाहिए, इसे आपको प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि भले ही हम सब कुछ नहीं देख सकते, हम बहुत कुछ देख सकते हैं। भले ही हम सब कुछ नहीं जान सकते, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भले ही हम सब कुछ नहीं समझ सकते, हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। और शायद यही पर्याप्त है। शायद यात्रा ही मंजिल है। शायद प्रश्न ही उत्तर हैं। शायद रहस्य ही सत्य है। वैदिक दर्शन में एक सुंदर अवधारणा है
जिसे नेति नेति कहा जाता है। इसका अर्थ है ये नहीं, ये नहीं। यह परम वास्तविकता का वर्णन करने का एक तरीका है। हम नहीं कह सकते कि यह क्या है, हम केवल कह सकते हैं कि यह क्या नहीं है, क्योंकि परम वास्तविकता सभी वर्णनों से परे है, सभी अवधारणाओं से परे है। और शायद ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। हम नहीं कह सकते कि ब्रह्मांड क्या है, हम केवल इसके छोटे छोटे पहलुओं का वर्णन कर सकते हैं। हम केवल इसके कुछ रहस्यों को सुलझा सकते हैं, लेकिन पूर्ण सत्य हमेशा हमारी पहुंच से परे रहेगा। और शायद ये सबसे सुंदर सत्य है, ये स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जान सकते, ये स्वीकार करना कि ब्रह्मांड हमसे बड़ा है। ये विनम्रता का एक रूप है, ये सम्मान का एक रूप है, ये प्रेम का एक रूप है। अब आइए एक अंतिम विचार पर आते हैं। आप कौन हैं? आप एक मानव हैं, एक छोटे से ग्रह पर, एक औसत तारे के चारों ओर, एक औसत आकाशगंगा में। लेकिन आप इससे कहीं अधिक हैं। आप चेतना हैं, आप जागरूकता हैं, आप ब्रह्मांड को जानने का ब्रह्मांड का तरीका हैं। आपके शरीर में मौजूद प्रत्येक परमाणु एक तारे के केंद्र में बना था। आपके रक्त में मौजूद लोहा एक सुपरनोवा विस्फोट में बना था। आपके शरीर में मौजूद कैल्शियम एक मरते हुए तारे से आया था। आप शाब्दिक रूप से तारों की सामग्री से बने हैं, और आपके मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स हैं जो खरबों कनेक्शन बना रहे हैं। ये ब्रह्मांड में सबसे जटिल संरचना है जिसे हम जानते हैं, और ये संरचना आपको सोचने, महसूस करने, आश्चर्य करने की अनुमति देती है। तो जब आप आकाश को देखते हैं तो याद रखें कि आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं जो खुद को देख रहा है। जब आप ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं तो याद रखें कि आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं जो खुद के बारे में सोच रहा है। जब आप आश्चर्य करते हैं तो याद रखें कि आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं जो खुद पर आश्चर्य कर रहा है। और यह एक अविश्वसनीय उपहार है, यह एक चमत्कार है, यह एक रहस्य है। ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज हमें याद दिलाती है कि हम सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हम यहाँ हैं, हम जीवित हैं, हम जागरूक हैं, और यह पर्याप्त है। तो शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि हम कितना जान सकते हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, हम इस क्षण का क्या करेंगे? हम इस ज्ञान के साथ कैसे जिएंगे कि ब्रह्मांड हमसे बड़ा है? हम इस समझ के साथ कैसे जिएंगे कि हम सब कुछ नहीं जान सकते? हम इस जागरूकता के साथ कैसे जिएंगे कि हम अस्थायी हैं, नाजुक हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण हैं? शायद हम अधिक दयालु बनेंगे, शायद हम अधिक करुणामय बनेंगे, शायद हम अधिक जुड़े हुए बनेंगे, शायद हम प्रत्येक क्षण की अधिक सराहना करेंगे, शायद हम अधिक आश्चर्य करेंगे, क्योंकि अंत में यही मायने रखता है, न कि हम कितना जानते हैं, बल्कि ये कि हम कैसे जीते हैं। न कि हम कहाँ पहुंचे, बल्कि ये कि हमने यात्रा कैसे की। न कि हमने सभी उत्तर पाए, बल्कि ये कि हमने सही प्रश्न पूछे। ब्रह्मांड एक रहस्य है, और शायद ये हमेशा एक रहस्य रहेगा। लेकिन ये रहस्य ही ब्रह्मांड को इतना सुंदर बनाता है। ये रहस्य ही हमें प्रेरित करता है, ये रहस्य ही हमें जीवित रखता है। तो आइए हम इस रहस्य को गले लगाएं। आइए हम इस अज्ञात को स्वीकार करें। आइए हम स्वीकार करें कि हम छोटे हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। आइए हम स्वीकार करें कि हम सीमित हैं लेकिन सुंदर हैं। आइए हम स्वीकार करें कि हम अस्थायी हैं लेकिन कीमती हैं। और जब आप आज रात आकाश को देखें, जब आप उन अनगिनत तारों को देखें, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, आप ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, और ब्रह्मांड आपका हिस्सा है। आप तारों की सामग्री से बने हैं। आप ब्रह्मांड को जानने का ब्रह्मांड का तरीका हैं। और शायद ये सबसे गहरा सत्य है, ये सबसे सुंदर रहस्य है, ये सबसे महत्वपूर्ण खोज है। ब्रह्मांड विशाल है, ब्रह्मांड रहस्यमय है, ब्रह्मांड अज्ञेय है, लेकिन आप यहाँ हैं, आप जीवित हैं, आप जागरूक हैं, और ये शायद सबसे बड़ा चमत्कार है। तो क्या हम सब कुछ जान सकते हैं? नहीं। क्या हम सब कुछ देख सकते हैं? नहीं। क्या हम सब कुछ समझ सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या हम आश्चर्य कर सकते हैं? हाँ। क्या हम प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ। क्या हम खोज सकते हैं? हाँ। क्या हम प्रेम कर सकते हैं? हाँ।
और शायद यही पर्याप्त है, शायद यही सब कुछ है। ब्रह्मांड हमें एक उपहार देता है, अज्ञात का उपहार, रहस्य का उपहार, आश्चर्य का उपहार। और हमारा काम है इस उपहार को स्वीकार करना, इसे गले लगाना, इसे जीना। क्योंकि अंत में शायद प्रश्न उत्तरों से अधिक महत्वपूर्ण है, शायद यात्रा मंजिल से अधिक महत्वपूर्ण है, शायद रहस्य ही सत्य है, और शायद यही वो सबक है जो ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज हमें सिखाती है। विनम्रता का सबक, आश्चर्य का सबक, स्वीकृति का सबक। हम सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। हम सब कुछ नहीं देख सकते, लेकिन हम देख सकते हैं। हम सब कुछ नहीं समझ सकते, लेकिन हम समझ सकते हैं। और यही शायद मानव होने का अर्थ है। सीमाओं के साथ जीना, लेकिन फिर भी प्रयास करना। अज्ञात के साथ जीना, लेकिन फिर भी खोजना। रहस्य के साथ जीना, लेकिन फिर भी आश्चर्य करना। तो जब आप आज रात सो जाएं और जब आप कल सुबह उठें, तो याद रखें, आप ब्रह्मांड का एक चमत्कार हैं। आप तारों की सामग्री से बने हैं। आप चेतना हैं, आप जागरूकता हैं, आप प्रेम हैं। और ब्रह्मांड अपनी सभी विशालता में, अपने सभी रहस्य में, अपनी सभी अज्ञेयता में आपके माध्यम से खुद को जानता है। यह सबसे गहरा सत्य है, यह सबसे सुंदर रहस्य है, यह सबसे महत्वपूर्ण खोज है। और शायद